चलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है क्या? इसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से ये देखा जा रहा है कि इसके सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अक्सर ये बात देखी जाती है कि जो रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं वही आपके हर तरह के एग्जाम, चाहे IIT हो चाहे नीट हो, हर तरह के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आपका, पहले हम देखेंगे डायपोल क्या होता है। हम डायपोल डायपोल डिफाइन करेंगे, बस 2 मिनट में डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि आपका डायपोल मोमेंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज की क्लास लंबी भी हो सकती है पर खत्म करके मानेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। और वैसे छोटी भी हो सकती है, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला से मतलब होता है। बहुत सिंपल होता है डायपोल। बच्चों ने ना मन में अपने बहुत बड़ा डर बिठा के रखा है डायपोल को लेकर, जिस डर को मुझे खत्म करना है, ठीक है। पहली बात तो इस डर को हटा दो अपने मन से कि डायपोल बहुत कोई हार्ड टॉपिक है या कोई नया टॉपिक है, कोई नई चीज पढ़ रहे हो। बिल्कुल नई चीज नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पता है, पोटेंशियल के फॉर्मूले पता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पता है, तो आप आराम से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। फॉर्मूले याद करने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में बैठ के फॉर्मूले थोड़ी ना ड्राइव करोगे बैठ के, इसलिए फॉर्मूले इसके याद करना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूले याद करने में परेशानी होती है तो कोई बात नहीं है, आपको मैं तरीका बताऊंगा फॉर्मूले याद करने का। और दूसरा, आपको प्रैक्टिस से तो याद करना ही है। नमस्ते ऋतु जी को है डायपोल मोमेंट पढ़ना है, फिर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। जो टॉपिक इसके अंदर आने वाले सारे टॉपिक के मैं नाम लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, जिसमें आपके 3 केस बनेंगे। 3 केस क्या होंगे वहीं पे देखेंगे। फिर आप पढ़ते हो क्या, फिर आप पढ़ते हो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ठीक है। उसके भी 3 केस बनेंगे, वो भी पढ़ेंगे अपन। और फिर पढ़ता है आपका टॉर्क, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। रुचि जी को भी नमस्ते। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ये एक तरह से मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोलमेंट एक अलग चैप्टर है आपका, ठीक है। जिसके फॉर्मूले जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलों को आपको यूज करना है, और कुछ नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें, पर हम बच्चे डरते हैं क्योंकि नई चीज नाम की चीज पढ़ रहे हैं। डायपोल होता क्या पहले ये देख लेते हैं। तो अगर मैं सिंपल पूछूं आपसे, सिंपल आपसे बताऊं कि डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, तो अगर मैं बात करूं आपसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है सर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ नहीं होता। ये एक्चुअली डायपोल मूवमेंट या डायपोल नाम की चीज आप कहीं और पढ़ते हो। हम पढ़ते हैं एक्चुअली केमिस्ट्री में। मेन इसका फोकस होता है ना, आता कहाँ से, केमिस्ट्री से आता है। पर उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी चार्जेस होते हैं। केमिस्ट्री में प्लस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, आयंस होते हैं। आयंस आपके चार्जेस तो होते हैं। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन चार्जेस की जो फिजिक्स है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री वाला पार्ट वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो चार्जेस आते कहाँ से हैं, इलेक्ट्रॉन से आते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में होते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आपके डायपोल डायपोल जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वंडरवॉल्स फोर्स होते हैं, सब आपके वीक बॉन्ड्स होते हैं। तो वो सब चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन भाई उसमें हो क्या रहा है, डायपोल के अंदर क्या हो रहा है, उस चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डायपोल होता क्या है, इट द कॉम्बिनेशन, इट इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू charges of equal magnitude, equal magnitude, opposite nature, separated by some distance, separated by some distance। बस ये है डायपोल। डायपोल कुछ नहीं होता। डायपोल में जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो सुन लो पहले, तो वो देख लेते हैं साथ में। डायपोल क्या होता है, डायपोल कुछ नहीं होता सर। डायपोल होता क्या है आपका, इट इज द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है दो चार्जेस का, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इनका इक्वल होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड। लेकिन नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट। अपोजिट नेचर से मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो सिंपल सा मतलब क्या बोल दूंगा कि कोई भी दो चार्ज होने चाहिए। पर उन दो चार्ज के साथ में दिक्कत क्या है, दो चार्ज तो ठीक होने चाहिए, लेकिन उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब अगर ये क्यू है तो ये भी क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। लेकिन अपोजिट नेचर होना चाहिए, मतलब अगर ये आपका क्यू है, अगर ये माइनस क्यू है तो ये आपका प्लस क्यू होना चाहिए। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, अगर मैंने मान लो इनके बीच का डिस्टेंस ले दिया, कुछ मैंने इनके बीच में कुछ डिस्टेंस ले दिया आपका डी, मैंने इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया वो डी। तो ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं। तो ये जो आपके सामने पूरा का पूरा सिस्टम बन के तैयार हुआ है, आपके सामने जो सिस्टम बन के तैयार हुआ है ना, ये जो सिस्टम बन के तैयार हुआ है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों, डायपोल बोलते हैं। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। बच्चों बस डरना मत। पढ़ लोगे अगर आप तो देखोगे अरे यार ये क्या था, मैं किस बात से डर रहा था।
ठीक है। तो डायपोल होता है कुछ नहीं, दो चार्जेस उठाने हैं, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अगर एक क्यू है तो दूसरा भी क्यू हो, और दोनों का चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका डायपोल बनता है। तो मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं कि अगर यहाँ पे लिखा है 2q, यहाँ पे एक चार्ज रखा है 2q, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है -q, क्या ये एक डायपोल मोमेंट या एक डायपोल बनाते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। ये जो मैंने आपके सामने सिस्टम बनाया, क्या ये डायपोल है कि नहीं है, जल्दी बता दो। क्या जो मैंने आपके सामने बना रखा है ये डायपोल है कि नहीं है, जो मैंने सिस्टम में बना के रखा है ना, ये डायपोल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आंसर है नहीं, बहुत सिंपल सा आंसर है, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? साफ सीधा रीजन है सर, डायपोल होने के लिए पहली बात तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वेरी गुड, सामने सही आंसर किया है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये 2q है तो ये भी 2q होना चाहिए, तो ये 2q नहीं है तो दिस इज नॉट अ डायपोल। एक तरह से डायपोल है बस पर, लेकिन आपको परफेक्टली डायपोल नहीं बोलोगे, जबरदस्ती का डायपोल नहीं बनाना है यहाँ पे। तो टीचर कुछ पढ़ाते हैं कि देखो इसको तोड़ लो, इसको क्यू कर लो, इसको क्यू कर लो, देखो ये आपका डायपोल बना रहा है, ऐसी फालतू चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो टीचर ऐसे समझा रहे हैं वो कुछ और समझाना चाहते हैं एक्चुअली में, और वो चीज बताने चल रहे वो आपको एक्चुअली कंफ्यूज कर देते हैं, तो उससे बचना है उन चीजों से। ठीक है, तो डायपोल होने के लिए मान लो यहाँ पर आपका +2q रखा है, और ये सॉरी यहाँ पे आपका +2q रखा है, और यहाँ पे किसी भी इससे कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, आपका यहाँ पे -2q रखा है, तो ये आपका सिस्टम क्या कहलाएगा, ये सिस्टम आपका डायपोल कहलाएगा। बस मतलब क्या है डायपोल से, दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, तब वो आपका किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उनको हम बोलेंगे आपका डायपोल। अच्छा, ये चीज आती कहाँ से, या इसको कहाँ हम मेजरली पढ़ते हैं? मेजरली जो डायपोल के बारे में पढ़ते हैं, जनरली दीज आर जनरली फाउंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे बनता है आप सुन लो, थोड़ा सा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में पढ़ा रहा है, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए कि भाई कोई एलिमेंट है ए, कोई और दूसरा एलिमेंट है बी, ठीक है। साफ सी बात है, अगर उनको कंपाउंड बनाना है तो इस पे कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए, इस पे कुछ नेगेटिव कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक के पास इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये आपका मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन से इसके साथ शेयर कर रहा है। अब देख रहे हो शेयर कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके पास कुछ प्लस चार्ज होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके पास कुछ माइनस चार्ज होना चाहिए, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन के तैयार होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये इनके बीच में एक बॉन्ड की लेंथ होती है ना, तुमने पढ़ा होगा वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हो, बॉन्ड लेंथ पढ़ते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ते हो, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। ये सारी चीजें हमने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ी होगी। तो जो बॉन्ड लेंथ बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है, यहाँ नेगेटिव क्यू है, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे वरना बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, और वही हो रहा है कि कुछ ना कुछ उनके बीच का डिस्टेंस होगा, उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। हो क्या रहा है, ये एक्चुअली और कुछ नहीं, यही आपका डायपोल होता है। ठीक है, एक वीक बॉन्ड होता है जो डायपोल होता है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। उसको हम आया कैसे, आया केमिस्ट्री से, लेकिन क्योंकि इसके अंदर चार्ज आ रहे हैं, कुछ डिस्टेंस आ रहा है, तो इसकी वजह से आप इसको फिजिक्स में ही पढ़ सकते हो। फिजिक्स वाले कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे आपके, वो होंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट आप वहां भी पढ़ते हो पर उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ते हो, कुछ और पढ़ते हो वहाँ का। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पढ़ोगे, पोटेंशियल पढ़ोगे, टॉर्क पढ़ोगे, तो ये सारे फिजिक्स वाले पार्ट है। इसके अलावा जो डायपोल मोमेंट के बारे में आपको चीज पढ़नी है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। ठीक है, आई होप केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपका डायपोल मोमेंट पे, कि डायपोल मोमेंट क्या होता है सब बताइए। तो सुनो, यही काम की चीज है सबसे, डायपोल मोमेंट। अब सुनो, डायपोल मोमेंट क्या होता है। पहली बात तो डायपोल मोमेंट मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये कि इट इज अ, डायपोल मोमेंट जो होता है बच्चों, ये एक, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इंशाल्लाह जी जो आप लिख रहे हो क्यू इंटू 2D गलत लिखा है आपने। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर हम बात करें आगे इसका वेक्टर क्वांटिटी होता है, दूसरी बात इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आप जो लिख रही हो ना इंशा जी, टू क्यू इंटू 2D, आपने बिना डायग्राम के हम क्यू इंटू 2D नहीं लिख सकते, डिपेंड करता है डिस्टेंस क्या है। जो रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये, इससे रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से। कुछ लोग पी वेक्टर को देख के कुछ लोगों को फीलिंग आती है मोमेंटम वाली, लीनियर मोमेंटम वाली, तो वो फीलिंग को अपने दूर फेंक दो। लीनियर मोमेंटम आपने क्लास 11 पढ़ा है, उसको नहीं। इसको भी हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं जिस चीज को भी हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे वो आपका लीनियर मोमेंटम होती है। अब डायपोल मोमेंट को भी पी से ही रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है तो वो समझते हैं। मान लीजिए कि भाई फॉर्मूले के लिए अपन एक डायपोल बनाते हैं, तो मान लीजिए अपन ने यहाँ पे क्या बनाती है, यहाँ पे +2 बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ गैप है, और यहाँ पे अपन ने -2 ले लिया। डायपोल तो है, मान लीजिए इनका बीच का डिस्टेंस है
मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका डी, ठीक है। कोई डी लेता है, कोई किताब ए लेती है, कोई किताब 2 डी लेती है, कोई किताब 2 ए लेती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब कि क्या हुआ, डायपोल है। फिर आपका इस केस में, चलो थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए आप ले लिया तो ले लिया, जरूरत होना पड़ रहा है तो सुनो। अगर यहाँ पे बात करूँ कि भाई सर ये तो आपने लिख दिया डायपोल बना दिया, अब डायपोल की जो डायपोल मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड होता है, और मैं बात करूँ डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी Q इंटू डी। ये याद रखो बस। मतलब किसी भी एक चार्ज की वैल्यू, किसी भी एक चार्ज की वैल्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर तुम एक बार ध्यान दो ना, ये क्यू टू डी कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली जो शब्द है ना मोमेंट, ये एक्चुअली वहां से आ रहा है। क्या इतना ज्यादा डीप में लेकर जाऊंगा, जब मैं आपको क्लास 11 पढ़ाऊंगा ना, टॉप फ्लोर पढ़ाऊंगा, तो उसको चीज को मैं वहां से रिलेट करूंगा। टी क्या होता है, क्यू इंटू डी होता है, मतलब कोई भी एक चार्ज की वैल्यू इंटू टी। ये तो क्या हो गया, ये तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन मैंने बोला कि आपका जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन हमेशा 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 मानी जाती है, इसी डायरेक्शन हमेशा मानी जाती है आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना। मैं माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं लिख रहा, क्योंकि कल को ये माइनस क्यू या प्लस क्यू ना रह के कल को प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू हो गया तो क्या करोगे। तो याद क्या रखना है, हमेशा याद रखना है सर, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो हमेशा क्या होगी आपकी, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ वाली डायरेक्शन होगी। एग्जाम्पल मतलब जो सामने आपको दे रखा है, अगर तुम्हें बनाने की कोशिश करूँ तो सुनो। मतलब माइनस क्यू क्या है, ये प्लस क्यू क्या है, तो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाना है। तो ये क्या जो डायरेक्शन मैंने आपकी बना दी है, ये जो मैंने आपकी डायरेक्शन बना दी है, ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। आई होप कि इतनी ये दो दो बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बोल रहे हो, हाँ कुछ ऐसा बोल सकते हो, तो बेटर है तुम यही आप करो। ठीक तरीके से बोलो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों बीच पूछ रहे हो जबरदस्ती। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली आप एक पॉइंट की वजह से पढ़ते हो, जबरदस्ती इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ घुसेड़ो मत। सही बोल रहे हो पर उसको मत घुसेड़ो जबरदस्ती, सही बोल रहे हो इसमें। ठीक है, आप ऐसे याद रखो कि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। मतलब मान लो कल को मैंने यहाँ पे ले लिया आपका, मान लो यहाँ पे ले लिया प्लस थ्री क्यू ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया आपका मान लो माइनस थ्री क्यू ले लिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है मैंने आपको दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है मैंने आपको, मान लो एल बाई थ्री आपको डिस्टेंस दे रखा है। तो इस केस में आपका डायपोल मोमेंट पूछा क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा सर, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना, कोई भी एक चार्ज, तो आप थ्री क्यू ले लो, ठीक है, इंटू एल बाई थ्री। तो यहाँ से आपका क्यू इंटू एल निकल के आ जाएगा। डायरेक्शन की अगर बात करूंगा तो डायरेक्शन साफ साफ है कि सर माइनस, आपका क्या हो जाएगा, माइनस थ्री क्यू टू प्लस थ्री क्यू की तरफ जब बनाने जाऊंगा, तो डायरेक्शन मेरी इस तरह से डायरेक्शन बनेगी आपकी डायपोल मोमेंट की। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल चीज है, कोई समझाने वाली बात थी नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने दो चीज पढ़ ली, देखो डायपोल को डिफाइन कर लिया, यहाँ से कर दिया, डायपोल मोमेंट पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। यहाँ पे फॉर्मूले आएंगे और फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिछले 3-4 साल से लगातार नीट IIT में इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, समझ, लेकिन इजी है। बच्चे पता नहीं क्यों घबराते हैं इससे, ड्यू टू डायपोल। न जाने, मुझे नहीं पता बच्चे क्यों घबराते हैं इस टॉपिक से, पर घबराते हैं। तो आप इसके लिए इसको ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपको बाद में घबराने की जरूरत ना पड़े। है बहुत ईजी, इतना मेरी गारंटी है। समझ जाओगे अगर दिमाग लगाओगे तो। बस फॉर्मूले पता होना चाहिए तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। अच्छा जल्दी से बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, जल्दी से बता दो। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू दे रखा है मान लो मैंने आपको, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी 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 आंसर करो। देखते किसका आंसर निकले आपको, पता है मुझे, सबको पता है, पर फिर भी बताओ क्या है। जल्दी बोलोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। शाबाश इंशाल्लाह, वेरी गुड, मजा आ गया। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। चलिए बाकी लोग भी आंसर कर देंगे मेरे ख्याल से, सही भी करेंगे। के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, वेरी गुड, मजा आ गया। अच्छा जी आप पढ़ाई कर रही हो मतलब, बाकी बच्चों को भी आ जाएगा, आई नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल में हमें तीन केस पढ़ने पड़ते हैं, वो तीन केस क्या होता है सुनो। हम क्या करते हैं, क्या गिरे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सुनो, मैं थोड़ा डायपोल को बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ डायपोल को, पर इतना बड़ा होना जरूरी नहीं है, वो होता छोटा सा। अब सुनो, यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया मैंने, यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया। अब इसमें दो तरह की कंडीशन आ सकती है।
दो तरह की कंडीशन आ सकती है, क्या क्या सुनो। मान लो जो मेरा पॉइंट है जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं हमेशा एक पॉइंट पे निकालता हूँ, ठीक है। वो पॉइंट या तो ये जो लाइन है जो मैंने पिंक में बनाई, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं आपका सिंपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। एक और लाइन एग्जिस्ट कर सकती है जो बिल्कुल उसके बीचों बीच से निकलती है, ये भी एक तरह ये भी एक तरह की एक्सिस है। इसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं, सिंपल इक्वेटोरियल बोलते हैं, या इसको दूसरी कुछ किताबें इसको बोलती हैं आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कुछ किताबें इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नाम से भी पुकारती हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं, और ये हो गए एक्सिस। अब बात ये है कि जो आपको दूसरा पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो कहीं भी हो सकता है। वो यहाँ भी हो सकता है, मान लो ये पी पॉइंट है, ये कहाँ पे हो जाएगा, पी पॉइंट इज एक्सिस। या वो यहाँ भी हो सकता है पी पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे, पी पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल ऑफ या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। या वो पॉइंट कहीं बीच में भी हो सकता है। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जनरल पॉइंट। तो मैं 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, P1 P2 P3। इन तीनों पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 को बोल दूंगा मैं कि एक्सिस पे है वो पॉइंट। P2 क्या बोल दूंगा मैं, P2 को बोल दूंगा कि वो आपका कहाँ पर है, वो इक्वेटोरियल पे है। इक्वेटोरियल एक्सिस बोल सकते हो उसको, इक्वेटोरियल एक्सिस पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। और जो P2 पॉइंट है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज अ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट है ना, किसी बीचों बीच कहीं रखा हुआ है ना, इक्वेटोरियल एक्सिस पे ना आपका एक्सिस पे, कहीं बीचों बीच रखा हुआ है। तीनों जगह पर निकालना आना चाहिए। जो थर्ड वाला है, ये जो जनरल पॉइंट वाला, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, और इसको मैं बहुत अच्छी ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। P1 और P3 तो बहुत ईजी होते हैं, करके देखते हैं। तो सबसे पहला अपना जो है पार्ट, वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। पहले हम वही पार्ट उठा के देखते हैं। तो पहला पार्ट हम देख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। देखना मेरे साथ, तो मैं यहाँ पे पहले डायपोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस क्यू ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया आपका प्लस क्यू ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। मतलब डायपोल की जो डिस्टेंस जो मैं ले रहा हूँ ना यहाँ बच्चों, वो डिस्टेंस मैं आपका 2D ले रहा हूँ, जानबूझ के ले रहा हूँ 2D। सर 2D क्यों ले रहा हूँ मैं, 2D इसलिए ले रहा हूँ डिस्टेंस, बिकॉज कि मेरे को जो सारे डिस्टेंस मेजर करने होते हैं ना, जो भी मुझे पॉइंट का, जो पॉइंट पी पॉइंट है ना यहाँ से, जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करता हूँ, उसका जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करता हूँ, वो हमेशा सेंटर से मेजर करता हूँ, इन दोनों के सेंटर से। क्यों, क्योंकि दूसरा जो फॉर्मूला आने वाला, जो इक्वेटोरियल वाला है, वो तो सेंटर से ही होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं हमेशा सेंटर से क्या लेता हूँ, अपने सारे के सारे डिस्टेंस मेजर करता हूँ। ये वाली बात याद रखना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ अपना r। तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस क्या ले लिया, अपना r डिस्टेंस ले लिया। मतलब जो p पॉइंट है वो r पे है फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब ये d हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, d। अब मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या निकालनी है बच्चों, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, एक प्लस क्यू की वजह से आएगी और एक माइनस क्यू की वजह से आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हर बच्चे को पता है, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूँ, मुझे नेट निकालना है ना, क्योंकि मुझे इसकी वजह से तो एक E1 आएगी और E2 आएगी। E1 आपकी क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाय आर स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है टोटल आर है और ये डी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चैट वाला अपने आसपास रखना, मैं आपसे पूछूंगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और क्या मैं इसको, जब मैं माइनस क्यू ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय, ये है डी और ये टोटल आर, तो टोटल आर प्लस डी हो जाएगा। ये जो पहले बताओ सबके बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई बात, ये जो मैंने लाइन लिख दी है, इलेक्ट्रिक लिख दिया, सबके समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। क्योंकि ये कोई पहली बात मैंने बहुत बड़ी चीज़ नहीं लिखी है, बहुत आसान सी चीज़ लिखी है, इसमें कोई समझाने वाली बात है भी नहीं। आई होप कि इतना आप सबको समझ में आता भी होगा। आ रही है ना, बाकी बच्चे लिखते नहीं है, हाँ ना, मार दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ लिखी है, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं लिखी। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ यहाँ पे, ई से प्रेजेंट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, के क्यू कॉमन ले लेता हूँ, नीचे लिखता हूँ आपका 1 माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलो वेरी गुड, सबको सब आसान समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूँ। अब देखो कुछ नहीं कर रहा, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत होती है तो घर पे जाके इसको सॉल्व करना, ठीक है। घर क्या करते बैठो, प्लस 2 RD लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 RD। तो बोला सर इतना जल्दी, और ये क्या क्या लिख दिया, कैसे कैसे लिख दिया, कुछ नहीं किया मैंने, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और खोल दिया, ठीक है। वैसे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 RD आना चाहिए था इसका स्क्वायर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो सबके साइन को उल्टा कर देगा। नीचे क्या हो जाएगा,
नीचे लिख दूंगा मैं आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये कैसे लिखा आपने, ये कैसे लिखा आपने, नीचे तो कुछ और लिखा है। तो कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर लिखा है। मैं पूरे में से स्क्वायर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो आर माइनस डी और आर प्लस डी का टोटल होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या लिखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। बहुत सिंपल चीज है। तो ये आपके सामने ये बन के आ गया। आप इसमें कुछ कट कट रहा है क्या? हाँ सर, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, डी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखता हूँ मैं, आगे की चीज लिखता हूँ। तो मैं आगे लिखता हूँ उसको, मैं क्या लिखूंगा, के क्यू, यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है टू आर डी, फोर आर डी हो जाएगा ना, टू आर डी प्लस टू आर डी, फोर आर डी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। चलिए अब सुनो कुछ बात है। अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो जल्दी से मुझे बता दो बच्चों, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। इस जगह मुझे बताओ डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पी की वैल्यू क्या होगी। इसलिए मैंने ऊपर जगह खाली छोड़ी थी, तो मुझे उसको काम था। जल्दी बताओ कि इस केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। सोनी जी का आंसर है क्यू इंटू टू डी, वेरी गुड। ठीक है, और कोई आंसर देना चाहेगा? टू क्यू डी, निखिल जी का आंसर टू क्यू डी है। वेरी गुड, आंसर दिया करो यार, आंसर देने से इंपॉर्टेंट है, आंसर देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है चलो, दे दिया बच्चों ने आंसर, वेरी गुड, टू क्यू इंटू टू, शाबाश। तो क्यू इंटू टू डी हो जाएगा, जिसको मैं सिंपल टू क्यू डी लिख सकता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, डायरेक्शन की बात अगर मैं तुमसे करूँ, डायरेक्शन कहाँ होगी, तो डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इस तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ पर है सर, वो यहाँ से यहाँ पर है। तो क्या मैं उसको ऐसे बना दूँ इस केस में? हाँ सर, वो इस केस में ऐसे बनेगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बन गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इसको थोड़ा उसको, और एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये आर है ना, ये आर डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ये डी डिस्टेंस। मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट में कि डायपोल होता क्या है, डायपोल और कुछ नहीं होता, ये बॉन्ड लेंथ होती है। और ये बॉन्ड लेंथ जो होती है बच्चों, ये बहुत छोटी होती है, बॉन्ड लेंथ बहुत ही छोटी, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम इन सब में जाती है, बहुत छोटी होती है। तो जो ये डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू दिस आर, ये जो लेंथ होती है बहुत छोटी होती है। मतलब मैं क्या कहता हूँ, आर जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डी। तो मैं अभी यहाँ लौट के आता हूँ। देखो, क्या मैं कुछ थोड़े से रीअरेंज पहले इसको देखो, क्या मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, जीरो बना सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दे रखा है कि आर क्या है आपका, बहुत बड़ा है डी से, तो ये आर के सामने क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, रीअरेंज करें तो देखो, ये फोर है ना, इस फोर में टू को यहाँ लिखता हूँ, के को यहाँ लिखता हूँ, अंदर लिखता हूँ मैं आपका टू क्यू डी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ नहीं, टू ले लिया यहाँ से, डी ले लिया यहाँ से, और क्यू ले लिया यहाँ से, डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आपका आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा। अब सुनो, कुछ गलती कर दिया, अच्छा आर भी तो रहेगा यहाँ पे, ऊपर आर भी रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू टू के आर, और इस टू क्यू डी को क्या लिख सकता हूँ मैं सर, ये टू क्यू डी और कुछ नहीं, यही तो पी है आपका, इसलिए तो मैंने पी ऊपर लिखवाया था। हाँ, तो इंटू पी डिवाइडेड बाय आर की पावर फोर। इस आर से ये आर कटेगा, तीन आ जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या, तो मैं तो ये कहूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस डेरिवेशन में कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं पढ़ा रहा है। आप ये बोलोगे कि डेरिवेशन कोई खतरनाक डेरिवेशन नहीं, सिंपल सा आपने दो इलेक्ट्रिक को जोड़ा ही तो है। ठीक है, तो इतना तो करना आना चाहिए, तभी तो यार फिजिक्स की फील्ड कैसे आएगी वरना, अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे। तो ये क्या निकल के आएगा, टू के पी बाय आर क्यू। अब यही तुम्हारा आंसर है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं करना, तुम्हें ये याद नहीं करना, तुम्हें याद करना है वेक्टर फॉर्म में। अब तुम्हें एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो तुम्हारा इस केस में, जैसे निशा जी उस टाइम में बोल रही थी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा होता है, तो वो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा नहीं होता, देख लोगे तुम कैसे। तो देखो, अगर तुम ध्यान दो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो ये जो एक्सिस है, इस पॉइंट पे मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है माइनस क्यू है, और ये आपका क्यू है, और बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, बीच का डिस्टेंस मैंने इस केस में टू डी ले रखा है। डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन है आपकी इस तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट है, ये डायपोल मोमेंट डायरेक्शन है। तो तुम एक बात देखो, जो आपका ई निकल के आ रहा है, जो ई निकल के आ रहा है, वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आपका टू के पी बाय आर क्यू। लेकिन मैं एक बात पे ध्यान दूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी इस केस में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी इस केस में, वो क्या किस डायरेक्शन में निकल के आएगी, उसके लिए दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगा लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, ये जो प्लस क्यू है, क्या ये इसके पास है, पी के पास है, हाँ सर इसके पास है, तो मतलब इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, ई वन मान लेते हैं।
ये ई प्लस क्यू मान लेते हैं। और ये जो माइनस क्यू है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी सर, इस पे यहाँ पे होगी, अट्रैक्ट करता है ना, हाँ सर यहाँ होगी माइनस क्यू। अब हर बच्चा ये बात मुझे बता सकता है कि जो ई ऑफ माइनस क्यू होगा ये इससे छोटा होगा। क्यों होगा छोटा? क्योंकि साफ सीधी बात है ये प्लस क्यू इसकी ज्यादा पास है, और जब ज्यादा पास होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आने वाली होगी, ई निकल के आने वाला नेट, क्या वो इस तरफ निकल के आने वाला होगा? हाँ सर इस तरफ निकल के आने वाला है। तो जो ई की डायरेक्शन है वो कहाँ निकल के आ रही है, वो भी आपकी राइट की तरफ निकल के आ रही है। जो पी की डायरेक्शन है वो भी कहाँ है, आपकी राइट की तरफ। इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ई एंड पी आर इन सेम डायरेक्शन, ई एंड पी आर इन सेम डायरेक्शन। तो आप फाइनली क्या याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में याद करना हमेशा, 2kp/r³। ठीक है, चलो अभी बता देता हूँ, वापस बताता हूँ। देखो ये फॉर्मूला याद करना है आपको, 2kp/r³। जिसको ये समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मैंने कैसे बताई वो सुनो, बहुत कोई हार्ड चीज नहीं है, इसलिए सुनना कोई दिक्कत नहीं। अलग से बताता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो आपका, ये सब सवाल हम पहले कर चुके हैं, तुम ध्यान दो ये ना, ये सब हम सब पहले एक्चुअली पढ़ चुके हैं जब हमने कोर्सेज पढ़े थे और ऑन सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पढ़ा था, उसे पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका है माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ पे है आपका प्लस क्यू। मान लो यहाँ पे तुम्हारा कोई पॉइंट रखा है पी, और मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, ये सब। अब अगर मैं प्लस क्यू की वजह से निकालता हूँ तो वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी KQ/R²। किस तरफ निकलेगी? वो निकलेगी आपकी राइट की तरफ, क्योंकि आपके प्लस क्यू की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, रिपेल करता है ना। हाँ, माइनस क्यू की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, तो वो उसको क्या करेगा, वो इस तरफ लेके आएगा KQ/, ठीक है। अगर इसका डिस्टेंस है आपका, मान लो यहाँ से एग्जाम्पल के लिए ये डिस्टेंस है D, और ये डिस्टेंस है आपका R, तो ये KQ/R² हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका R+D का होल स्क्वायर होगा। अब मैग्नीट्यूड देख के भी हर कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू इससे छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। अब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताऊंगा तो क्या होगी सर, आपके राइट माइनस लेफ्ट, नेट इधर निकल के आएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा क्या वो इस तरफ निकल के आएगा। समझ में आया अमन? अमन समझ में आएगी बात? ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम ये बात बोल सकते हो कि सर देखो, जो पी की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, और जो ई की डायरेक्शन नेट वो भी इस तरफ है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ई नेट या फिर सिंपल ई एंड पी आर इन सेम डायरेक्शन। वाली बात मैं बोल सकता हूँ, जो मैंने चीज यहाँ लिखी हुई है, ई एंड पी आपके यहाँ क्या है, सेम डायरेक्शन। तो आप बोलोगे सर क्योंकि ई और पी सेम डायरेक्शन है सर, लास्ट क्लासेस के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करती है, और डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव बेटा इंशाल्लाह जी, वो आपका एक चार्ज की वजह से जब होता है तब ऐसा बोलते हैं, ठीक है। वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जब रिलेशन निकालते हो तभी बात बोलते हो। अभी जो चीज हम पढ़ रहे हैं, क्या मैंने अभी पोटेंशियल का नाम लिया क्या? नहीं ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की जो इंशाजी ने डाउट पूछा चैट में, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव जाती है। वो बात हमेशा तब लिखी जाती है, ठीक है। आपने क्या किया ना, आपने दो दो टॉपिक को एक साथ कंबाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, ये एक प्रॉपर्टी थी आपकी ये लोग की, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है आपकी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये अलग डेफिनेशन थी, ये अलग पॉइंट था, ये मैंने नोट पॉइंट में आपको समझाया था, ठीक है। तो ये दो दो चीजों को एक साथ मत मिलाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव की बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाती है, ये तब बोलोगे जब आप पोटेंशियल दिया होगा ना आपको। अब आप यहाँ पे मैंने कहीं पोटेंशियल का नाम लिए ये लिया ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया, तो आप पोटेंशियल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो उस शब्द को? ठीक है, तो उस शब्द को इस्तेमाल ही मत करो। वो इस्तेमाल सिर्फ तब करना है जब पोटेंशियल दे रखा है तब आप ये बात करो। यहाँ तो पोटेंशियल के बारे में कोई बात ही नहीं करी मैंने, तो ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखो आप ई एक्सेस का, कि इट इज 2kp/r³। वेक्टर के साथ याद रखोगे, ये चीज याद रखनी है कि वेक्टर साइन लगाने का मेरा क्या मतलब है, कि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप समझाएगा क्यों। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए 2kp/r³। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल एक्सिस लिखे, पॉइंट लिखे, या फिर कभी कभी लिख देता है आपका ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को कहाँ से निकालने से मतलब आप देखते हैं। बहुत सिंपल चीज है, आप सुनो। यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने रखा है माइनस क्यू रखा है, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है आपका प्लस क्यू रखा है, ठीक है। अब इस बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल एक्सिस क्या हो जाएगा, इसको बीचों बीच, इसलिए मैंने जानबूझ के 2D डिस्टेंस लिया था, ताकि मेरे लिए लिखना थोड़ा सा इजी हो जाए। इसको मैं डी ले लूँ, उसको मैं डी ले लूँ। अब समझना ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनना।
ये पॉइंट है पी इस बार, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू आर स्क्वायर होती है, आर तो क्या होता है डिस्टेंस होता है, तो मैंने ये डिस्टेंस ले लिया आर, आर जो होता है वो हमेशा सेंटर से लिया जाता है, तो सेंटर से डिस्टेंस ये हो गया आर, पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से ही हो गया आर। अब सुनो, जब मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो मुझे इस वाले डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये कितना है आपका आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ सर, जब मैं यहाँ से निकालना चाहूंगा तो मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये भी कितना होगा, ये भी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। हाँ सर। अब सुनो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ मैं, इसकी वजह से जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या वो इस डायरेक्शन में आएगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि वो अभी होती है। हाँ सर। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस क्यू की वजह से, क्या वो इस तरफ आएगी। अब इन डायरेक्शन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी को, डायरेक्शन की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात मैं और ये भी बोल सकता हूँ कि इन दोनों की वैल्यू बराबर भी होगी। क्यों होगी सर, जब मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो वो क्या होगी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है ना, आर की जगह पे ये लिखोगे आप, आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर। जब इसकी वजह से लिखोगे तो डायरेक्शन तो मैं नीचे यहाँ से बना चुका हूँ ना, अब माइनस नहीं लगाओगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ये भी लिखूंगा के क्यू बाय नीचे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साफ साफ देख रहे हो आप कि सर इस पी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये भी ई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये भी ई है। हाँ सर। अब एक काम करते हैं, इस एंगल को लेते हैं थीटा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल चल रहा है, ठीक है। अगर थीटा थीटा ले लिया तो हर बच्चा बड़ा प्यार से बड़े आसानी से मुझे बता सकता है कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होना चाहिए, क्यों, पैरेलल लाइन से, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। चलिए सर, ये बात भी सही है, ठीक है। ये भी ठीक है। अब सुनो, ये थीटा एंगल और ये भी थीटा एंगल, ठीक है। अब यहाँ सुनो, अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस ये हो गई, ये एक्सिस ये एक्सिस। अब मैं क्या करता हूँ, ई के कंपोनेंट लेता हूँ, जब मैं ई के कंपोनेंट लेता हूँ तो एक कंपोनेंट आएगा ये वाला, ऊपर क्या आएगा, ई साइन थीटा आएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ई साइन थीटा, क्योंकि सब कुछ सेम सेम है और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे। हाँ सर, कैंसिल तो हो जाएंगे। अब क्या होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा कहाँ, ये आ जाएगा आपका ई कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और इसका भी क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। हाँ सर, ये भी सही बात है, ठीक है। जो ई नेट निकल के आने वाला है, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आने वाला है, वो क्या निकल के आएगा आपका, ई नेट जो आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका, वो आएगा 2e cos थीटा, तो क्या है बच्चों, 2e cos थीटा निकल के आएगा। हाँ सर, ये तो निकल के आ गया, समझ गए अच्छे से। अब बस कुछ नहीं करना, cos थीटा की वैल्यू रखनी है। अच्छा, 2 इंटू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, वो तो दोनों की सेम थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगी, बहुत बढ़िया। इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा ये रहा थीटा, तो बेस क्या हो जाएगा डी, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डी अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। मैं बच्चों इस पर ज़्यादा रुक रुक के या धीरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं और इसमें कोई रुकने का मुझे महत्व नहीं लगता। इसको मैं अगर कंबाइन करके लिखूँ तो इसको मैं आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, एक बार घर पे जाके या मतलब जब क्लास खत्म हो जाए तो ये सारे के सारे प्रूफ एक बार खुद से करने की कोशिश करना, करोगे याद हो जाएगा, मजा तभी आएगा पढ़ने में, ठीक है, फॉर्मूले तभी याद होंगे। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं, फिर से इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ रीअरेंजमेंट करता हूँ, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे कर रहा हूँ, तो देखो, मैं ऊपर क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ इस केस में भी जो पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, पी की वैल्यू फिर से क्या होगी, 2QD ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, के को यहाँ ले लेता हूँ, 2QD यहाँ ले देता हूँ, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ये कर देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब आगे क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इस डी को लगभग 0 मान सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ वही पहले वाली चीज चल रही है ना, कि आर जो यहाँ पर डी से बहुत बड़ा होगा, तो फाइनली ये चीज क्या निकल के आएगी, फाइनली ये चीज निकल के आएगी आपकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आने वाला है फाइनली, वो क्या निकल के आने वाला है आपका, वो निकल के आने वाला है 2QD क्या होता है, पी होता है, क्या निकल गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर है इंटू 3/2 करेंगे तो वापस से 3 आ जाएगा, तो ये निकल के आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में। बच्चों ये फॉर्मूले सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं, सीधे सीधे एग्जाम में फॉर्मूले पूछ लेता है डायपोल से, डायपोल से ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछता है, तो ज़्यादा हार्ड बनाएगा तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है, तो एडवांस के लायक बन जाता है। इसलिए आपके डायपोल से सिर्फ कई बार मैक्सिमम टाइम सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले पूछे गए, फॉर्मूले भी गलती कर दोगे तो तब तो क्या ही करोगे एग्जाम में, ठीक है। ये अब ये तो क्या है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के बारे में तो हम बात करेंगे अभी। अब सुनो, डायरेक्शन के बारे में बात क्या होगी, तो सुनो कि इधर देखो, इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में क्या है, टू ई कोस थीटा कहाँ है, लेफ्ट है, ये भी कहाँ है, लेफ्ट है, मतलब जो नेट ई निकल के आने वाला है क्या वो लेफ्ट निकल के आ रहा है। हाँ सर।
लेकिन लेकिन अगर ऊपर वाले डायग्राम में तुम देखो तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो नेट सॉरी डायपोल मोमेंट कहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है। मतलब अगर मैं फाइनल डायग्राम बनाऊं तो मैं देख रहा हूँ कि प्लस क्यू है, मैं देखूँ उसमें कि यहाँ पर है माइनस क्यू और यहाँ पर है आपका प्लस क्यू, और इस पॉइंट पी पर जो इक्वेटोरियल पॉइंट पड़ा है उस पर जो ई नेट निकल के आ रहा है वो कहाँ निकल के आ रहा है, वो आपका इस तरफ निकल के आ रहा है। ठीक है, ई नेट जो निकल के आ रहा है वो कहाँ निकल के आ रहा है, लेफ्ट की तरफ। जो ई नेट निकल के आ रहा है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन मैं तो जानता हूँ सर कि जो मेरा डायपोल मोमेंट होता है वो तो आपका राइट की तरफ होगा। इस केस में देख पा रहे हो कि इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है और जो आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के उल्टी उल्टी है। तो आप फाइनल जब लिख के आओगे फॉर्मूला या फाइनल लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस इक्वल टू क्या लिखोगे आप, माइनस के पी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर लगा देना, बाय आर क्यूब लिख के आना। जल्दी से बता दो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, अगर कोई भी दिक्कत है तो बता दो अभी, क्योंकि फॉर्मूला याद करना है आपको दोनों। कोई दिक्कत किसी को ये फॉर्मूला समझने में, कोई भी दिक्कत हो, ये माइनस कैसे आया समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। क्या ये माइनस समझ में आया सबको? ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, बस ये है कि आप लोग ना डर गए हो। डायपोल का नाम सुन के बच्चे डर जाते हैं। डायपोल कोई नई चीज़ नहीं है, बस दो चार्ज रख दिया। अभी तक आप हर चीज़ को एक चार्ज से एक चार्ज से एक चार्ज से पढ़ रहे थे, अब आपने क्या कर दिया, दो चार्ज का इस्तेमाल कर लिया एक साथ, बस इतना है। ठीक है, और उसके उसके सेटअप से चीज़ें क्या निकल के आ रही है ये समझ रहे हो। तो आपने क्या कर लिया, आपने ऑन द एक्सेस पढ़ लिया, आपने आपने ऑन द एक्सेस पढ़ लिया, और आपने कहाँ पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया आपका उस पे सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पढ़ लिया। अब कौन सा बचा हुआ है, सर बचा हुआ है मेरा तीसरा वाला, यानी आपका किसी जनरल पॉइंट हो जाए तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा पार्ट है, पर ये नीट वीट में आ जाए इसके चांसेस कम है, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह सकता आ नहीं सकता। ठीक है, आ तो सकता है पर वो ये कि आप चांसेस कम है, आईआईटी में आने के चांसेस है। अब सुनो, तो हम पढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ जनरल पॉइंट। बहुत खतरनाक शांति वाली चीज बताने वाला हूँ, अच्छी टेक्निक बताने वाला हूँ, उसको प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ पहले तो, उसको ऊपर जाने से पहले, इस बार क्या है कि आपका जनरल पॉइंट है, बाकी सारी चीज सेम टू सेम है, माइनस क्यू है प्लस क्यू है। इस बार पी वेक्टर जो होगा, पी वेक्टर का होगा आपका इस तरफ होगा। अब मैं क्या करता हूँ, और जिस पॉइंट पे आप पीक पे निकालना है वो पॉइंट ये हो गया, इसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाता है। मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे पी को मैं यहाँ बना देता हूँ, सुनना, पी को मैं इस बार यहाँ बनाता हूँ, ये हो गया आपका पी। ठीक है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे पी वेक्टर। एक और बात याद रखना बच्चों, जो हम कंपोनेंट है ना, सिर्फ सॉरी सिर्फ वेक्टर के कंपोनेंट ले सकते हैं। और मान लेते हैं कि ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है। अब आपके कंफ्यूजन नहीं आएगा, सर अब इस सवाल को मैं कैसे करूं, अब इस सवाल को मैं कैसे करूं, बिकॉज इस सवाल में तो जो पी पॉइंट है ना वो इक्वेटोरियल पे है ना वो आपका एक्सिस पे। अगर इक्वेटोरियल पे होता तो मैं -2 के पी बाय आर क्यूब बोल देता, अगर वो एक्सिस पे होता तो मैं के पी बाय आर क्यूब बोल देता, पर दोनों ही नहीं है। अब क्या करें, तो सुनो, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे अपन, ठीक है आवाज तो आ ही रही होगी। हाँ, तो हम क्या करेंगे सर, इसमें एक दिमाग लगा सकते हैं क्या, मैं इस पी के कंपोनेंट ले लेता हूँ। अच्छा सर कहाँ कंपोनेंट लेने की सोच रहे हो आप, तो एक काम, अब ध्यान देना, थोड़ा डायग्राम में मैं गड़बड़ी करूंगा, डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ करूंगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन लेता हूँ मैं इस तरह से अलोंग द पी, और एक लाइन लेता हूँ मैं इस पी के ऐसे वाली परपेंडिकुलर ऐसे। इसलिए मैंने जानबूझ के ये डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ताकि आपको दोनों डायग्राम समझ में आए, नीचे ऊपर वाले और कंपोनेंट लेने वाले। मतलब सर आपने क्या बना दिया, एक बार दिखा दो। देखो मैंने एक एक्स ऐसे ले ली, मैंने एक एक्स ऐसे ले ली और एक एक्स ऐसे ले ली। क्यों लिए अभी बस एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। और साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ, साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ कि आपका एक पी वेक्टर है जो ऐसे रखा हुआ है, एक पी वेक्टर है जो ऐसे रखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि सर मैं कंपोनेंट हमेशा किसके लेता हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज के कंपोनेंट ले सकता हूँ। तो ये पी वेक्टर है और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो क्या इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, इसका एक कंपोनेंट क्या ऐसे आएगा, हाँ सर एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, जिसको मैं क्या पूछता हूँ आपका, जिसको मैं पूछता हूँ पी कॉस थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा आपका इस तरह से, जिसको मैं क्या पूछता हूँ आपका पी साइन थीटा बोल सकता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब एक काम करता हूँ, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा को अलग अलग देखता हूँ।
मतलब जब मैं पी cos थीटा को देखता हूँ तो पी cos थीटा ऐसा है आपका। बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा, और लेकिन समझ में आ जाएगी अगर आप बस थोड़ा दिमाग को यहाँ प्रेजेंट रखना। अब मैं देखता हूँ पी पॉइंट कहाँ पर है। ये जो है पी पॉइंट, एक काम करते हैं इसको पी को नहीं लेते, अब टी ले लेते हैं इसको, फालतू बहुत ज्यादा जगह पी हो रहा है। ठीक है, तो ये टी पॉइंट है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है सर, डिस्टेंस तो आ रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब तुम, हर बच्चा ये देख के बात बता सकता है ना कि सर अगर ये डायपोल है, अगर ये डायपोल है पी cos थीटा, तो जो टी पॉइंट है वो क्या इसको इसकी एक्सिस पे महसूस नहीं हो रहा क्या तुम्हें? मैंने बोला कि मान लो ये डायपोल होता है, यहाँ पे पॉइंट होता, तो क्या है तुम्हें जो टी पॉइंट है इस टाइम एक्सिस पे महसूस हो रहा है ना? हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो, एक्सिस पे महसूस हो रहा है। अगर ये एक्सिस महसूस होता है तो क्या मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ E1? वो क्या निकल के आएगी सर? वो निकल के आएगी आपकी KP/2 KP/R³ निकल के आएगी। समझ में आया कि नहीं आया कि मैंने कैसे लिखा, ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? लेकिन बस पी की जगह पे मैं पी नहीं लिखूंगा, पी की जगह में पी cos थीटा रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे पी cos थीटा की वजह से आया ना ये एक्सिस पे। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बता दो, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो अगले वाला पार्ट भी समझ नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया मैंने कैसे लिखा? मैंने कुछ नहीं किया, पी के दो कंपोनेंट कर दिए, एक अलोंग टी कर दिया, एक परपेंडिकुलर टी कर दिया। अलोंग टी वाले को देखता हूँ तो वो एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है, जो ये जो टी पॉइंट है एक्सिस पे लिखा हुआ, पर वो किसके लिए? पी के लिए नहीं, पी cos थीटा के लिए। तो यहाँ पे 2 KP/R³ का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? 2 KP/R³। पी की जगह पे बस मैं पी नहीं रखूंगा, cos थीटा रख दूंगा साथ में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैं नेक्स्ट पार्ट को यहाँ देखता हूँ, मतलब दूसरा जो बचा है साइन थीटा वाला पार्ट। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज होती है जो समझाने लायक होती है, मैं कुछ पहले समझा देता हूँ ताकि कोई बाद में दिक्कत ना हो। अब दूसरा साइन थीटा वाला पार्ट को देता हूँ। तो साइन थीटा वाला पार्ट कैसे? सर देखो, साइन थीटा वाला पार्ट नीचे की तरफ बना हुआ है ऐसे। ठीक है, टी पॉइंट कहाँ पर है? टी पॉइंट यहाँ पे रखा है इसके। अब हर बच्चा इतना देख के बता सकता है कि सर अगर मैं टी पॉइंट को देखूं पी साइन थीटा के लिए, टी पॉइंट को देखूं पी साइन थीटा के लिए, तो तुम्हें क्या ये उसकी इक्वेटोरियल पे दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ सर, मुझे इक्वेटोरियल पे दिखाई दे रहा है। सर जो ये टी पॉइंट है, अब वो इस टाइम पे आपका इक्वेटोरियल पे रखा है पी साइन थीटा के लिए, तो हम मैं इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लिख दूंगा। तो वो क्या हो जाएगा सर? वो होता है केपी बाय, वो क्या होता है? KP/R³। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्शन में ध्यान नहीं दे रहा, मैं डायरेक्शन में डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये मैग्नीट्यूड और KP/R³ हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा मैंने। डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? अगर मैं डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो सुनो, इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर? पी के अलोंग ही, यानी इस तरफ E1 इस तरफ होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा सर? मैं जानता हूँ जो आपका इक्वेटोरियल वाला होता है वो अपोजिट होता है आपके, तो वो आ जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा E2। जल्दी बता दो इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसी को भी इन दोनों चीजों में डाउट हो तो जल्दी बोल जाओ, क्योंकि मैं फाइनल डायग्राम बनाऊंगा अब इसके बाद। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोल जाओ, इसके बाद मैं फाइनल डायग्राम बनाऊंगा। जल्दी 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 जल्दी, बाकी सबको समझ आना चाहिए तभी मजा आए पढ़ने में। है ये हाई लेवल की चीज, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा आसान, पर है ये अच्छी चीज। चलो, अब मैं फाइनल डायग्राम बनाता हूँ एक बार। सिर्फ दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? तो सुनो, फाइनल डायग्राम बनाता हूँ। तो फाइनल डायग्राम में क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर है -Q, यहाँ पर है आपका +Q। इनके बीच का डिस्टेंस तो जो है सो है। ठीक है, जो 2D आपका दे रखा है इनके बीच का डिस्टेंस। अब सुनो, जनरल पॉइंट कहाँ पर है? जनरल पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, जो टी पॉइंट मैंने लिया था। अब सुनो, जो E1 और E2 निकल के आए वो कहाँ निकल के आए सर? E1 है आपका इस तरह से, ऐसे निकल के आया आपका E1। ठीक है, E2 कैसे निकल के आया सर? E2 निकल के आया ऐसे। अच्छी बात क्या है सर? अच्छी बात ये कि दोनों अभी भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, वो तो डिपेंड करता है कि आपका आपका दोनों की वैल्यू क्या है। तो वो कैसे निकल के आएगी? कुछ ऐसे निकल के आएगी। मैं ये नहीं बोल सकता वर्टिकल होगी, मैं ये नहीं बोल सकता हॉरिजॉन्टल, कुछ भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये क्या निकल के आएगी आपकी? ये ई नेट निकल के आएगी। अच्छा, इस ई नेट को मैं क्या ले सकता हूँ? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो जो ई नेट होगा और कुछ नहीं होगा सर, वो इट इज इक्वल टू आपका E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, E1 का, ये IIT में पूछा हुआ सवाल है। ई नेट क्या हो जाएगा आपका? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही मन कर रहा है मेरा, तो मैं E1 की जगह पे क्या रखूंगा? तो E1 की जगह पे रखूंगा मैं 2 KP cos थीटा बाय R³। 2 KP cos थीटा बाय R³ का होल क्यूब रखूंगा। ठीक है, और E2 की जगह पे क्या रखूंगा? E2 की जगह पे रखूंगा मैं KP साइन थीटा आना था, यहाँ पे भूल गया। KP साइन थीटा आएगा ना, ये साइन थीटा लिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका? KP साइन थीटा। कुछ लोगों के पैर दुख रहे होंगे, सर क्या कराए जाएंगे, क्या कराए जा रहे हैं, क्या कराए जा रहे हैं। ठीक है, पर समझ में आ रहा होगा तो मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो यहाँ से ई नेट निकालता हूँ, तो इसमें से क्या होगा? KP
बाय आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये ऐसा क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला याद नहीं करना। फॉर्मूला सिर्फ कौन सा याद करना है, इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला याद करना है, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा याद करना है आपको, आपको एक्स वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए विद डायरेक्शन। फॉर्मूले आपको ये याद करने हैं, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना, ये वाला आएगा तो बड़ा एक बड़ा सवाल बन के आएगा, वरना नहीं आएगा। सर आर क्यूब आएगा वहां पे, कहाँ पे, ई स्क्वायर की वैल्यू पे आर, समझा नहीं मैं, ई स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी हाँ यहाँ पे आर क्यूब आएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये आसान था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये आसान था, पर इतना मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हार्ड था, समझने वाले समझ जाएंगे। चलो, तो इसी के साथ मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम जा रहे हैं आपका, हम पढ़ने वाले हैं आपका पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, ये भी वैसा का वैसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही, वैसे आपको 3 जगह निकालना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ईजी है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मुझे सबसे पहले ये बता दो जल्दी से कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से तो आप फॉर्मूला लिख रहे हो, जल्दी बताओ। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू आर बाय आर होता है। वेरी गुड, क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। ठीक है, बाकी सब बच्चे भी जानते होंगे, लिखने में पता नहीं क्या शर्म आती है बच्चों को। ठीक है, अब सुनो, वही चीज करनी है आपको इस बार, एक माइनस का एक प्लस का है, बस डिस्टेंस है। तो पहला हम क्या ले लेंगे, फिर से हम पहले लेंगे कि पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। पहला वाला क्या लेंगे, एक्सिस, दूसरा वाला क्या होगा, इक्वेटोरियल। तो सुनो, बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये वाला तो। ठीक है, देखो, यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस क्यू, यहाँ पे ले लिया मैंने प्लस क्यू। पहली बात तो कोई मुझे पोटेंशियल की डायरेक्शन मत बता देना, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मार दूंगा किसी दिमाग में ऐसी गंदी चीज आई तो। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया 2d, एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं इस बार, एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। कोई सोच रहा होगा सर पोटेंशियल डायरेक्शन क्या होती है, सोचना ही मत है सब आप। सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, आर, वही सारी चीजें की हैं और कुछ नहीं। अब मुझे पी पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या, एक बार इसकी वजह से एक बार इसकी वजह से, जो पोटेंशियल आएगा वो क्या निकल के आएगा, v1 प्लस v2। तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस डी प्लस, सॉरी माइनस के क्यू बाय आर प्लस डी। बहुत कोई कोई बड़ी चीज नहीं लिखी मैंने। इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय, ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, आर माइनस डी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, के माइनस के क्यू बाय आर प्लस डी हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो के क्यू कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा। देखो, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं। कोई नई चीज पढ़ी हो तो तुम बता दो। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर प्लस डी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर प्लस डी डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से आर और आर उड़ जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू, मैं अरेंज कर रहा हूँ तो k इंटू टू क्यू डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। इस डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, इस डी स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ आपका, नेगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपका आर क्या होता है, डी से बहुत बड़ा होता है। ये जो टू क्यू डी है ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, वी एक्सिस क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, कोई भी पॉइंट एक्सिस पे होगा उसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, सिंपल के पी बाय आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ, याद करने फॉर्मूले सारे, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ, के पी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, निकाल भी सकते हो। तुम्हें अगर याद नहीं है तो भाई निकालने में कितना, कि मैं सिर्फ स्टेप बढ़ाई है, तुम एक सेकंड में इसका आंसर, या दो, मतलब मुश्किल से 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, तुम इसका आंसर 15 सेकंड में खुद से निकाल सकते हो अगर नहीं भी हो रहा है। बस डायपोल समझ जाओ, डायपोल होता क्या है, कि भाई दो चार्जेस रखें बस, इससे ज्यादा कुछ मत सोचना। ठीक है, इससे ज्यादा सोचोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। अगर नहीं याद फॉर्मूला कोई बात नहीं, उसी टाइम ड्राइव कर लेना, 1 सेकंड में, मतलब 15 सेकंड में ड्राइव हो जाता है। बस वैल्यू को ऐड करना है, जोड़ना है, इतना तो करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेके चल रहे हैं, बाहर किसी की शादी हो रही है आज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल
ये पॉइंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बेकार चीज है अगर मैं मुझे बताने की जरूरत पड़े तो इसका इसका आंसर क्या निकल के आएगा। ये जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना वो बता देंगे इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तुम लोग बता दो, चलिए देखते हैं कोई पता नहीं पता है। मान लो मैंने यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रखा और यहाँ पे मैंने प्लस क्यू रखा और इक्वेटोरियल मतलब कि बीचों बीच आपका रखा है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है आपका आर। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे वी क्या निकल के आएगा, जल्दी बता दो क्या निकल के आएगा। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा ना वो बिना पेन उठाए 1 सेकंड के अंदर आंसर करेगा, 1 सेकंड के अंदर। बहुत बढ़िया सोनी जी, मजा आ गया। सोनी जी ने आंसर कर दिया आपका। और कोई आंसर कर सकता है आपका इसका कि यहाँ वी क्या निकल के आएगा? नहीं भी याद ना तभी निकाल सकते हो, मैंने क्या कहा, याद नहीं फॉर्मूला निकालने में तो टाइम नहीं होना चाहिए, निकल जाए कोई आंसर आता है, वेरी गुड। और कोई आंसर बता सकता है? मतलब 1 सेकंड भी वेस्ट करना ना इसमें टाइम वेस्ट करना हो जाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और किसी का आंसर नहीं आ रहा, दिमाग में चल रहा तुम लोग? चलो कोई ना, देखो देखो मैं मान लेता हूँ कि ये आर है, ये डी है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस निकल के आएगा रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकल के आएगा ना। क्या निकल के आएगा? रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकल के आएगा। सिमिलरली ये भी क्या निकल के आएगा? ये भी रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। शुमाला जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया शुमाला जी, आपने भी सही आंसर किया। ठीक है, ये होगा। अब सिंपल सी बात है गधेड़ों, सब सब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये चार्ज की वैल्यू और ये चार्ज की वैल्यू सेम है, ये आपका सब कुछ सेम है। तो v क्या हो जाएगा बच्चों? के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस लगाओगे ना क्योंकि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। के क्यू बाय रूट ऑफ आर, मनदीप जी गलती हो गई, ये माइनस हो, अबे दोनों सेम ही तो है। v की वैल्यू इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई पाप ही कर सकता है जो इसका आंसर गलत बताए? ठीक है, पाप होगा अगर इसका आंसर गलत बताओगे। ठीक है, ये हो गया। तो देखो कितना ज्यादा इजी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में तो भी दोनों के फॉर्मूले अलग अलग थे, इसमें तो बस एक ही आने वाला है। ठीक है, और वो भी इतना इजी। एक आ गया आपका केपी बाय आर, उसका दूसरा क्या हो गया? 0 हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बचा है आपका? जनरल पॉइंट, इसलिए मैंने इसको एक ही पेज में निपटा दिया तीनों को ताकि एक साथ पढ़ भी पाओ। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बच गया सर? नेक्स्ट पॉइंट बच गया मेरा पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट। क्या जनरल पॉइंट में सर हम वही चीज करेंगे जो हमने पिछले बार की थी? बिल्कुल वही करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे, कुछ नया नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई तो पोटेंशियल तो बहुत घटिया चीज है। मैंने क्या बोल दिया कि सर यहाँ पर है आपका माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका प्लस क्यू। ठीक है, और इस बार जो पॉइंट है आपका वो कहीं यहाँ रखा है, टी पॉइंट ले लेते हैं उसको, और ये डिस्टेंस है आपका आर, और ये बना रहा है थीटा इस तरह से। ठीक है, तो क्या सर वही चीज करेंगे जो पिछली बार की थी? बिल्कुल वही करोगे, कुछ भी नया कर दिया तो गलत आंसर भी नहीं आ जाएगा, इसलिए कुछ नया करो ही मत। पी होगा आपका इस तरह से, देखो सर पी हो गया आपका इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका पी। फिर मैं वही क्या क्या काम करूंगा सर? पी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपका टी की तरफ, एक कंपोनेंट आपका पी टी के परपेंडिकुलर की तरफ। तो आपका ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सर? ये हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका पी साइन थीटा हो जाएगा। चल बिल्कुल हो जाएगा। अब सुनो, ठीक है, अब मैं दोनों को एक साथ ही कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग डायग्राम, इतने सारे डायग्राम नहीं बनाने वाला। जो टी पॉइंट है वो यहाँ पे रखा है, जो टी पॉइंट है वो यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब जो पी कॉस थीटा के लिए जो टी पॉइंट है वो कैसे काम करेगा? वो एक्सिस की तरह काम करेगा। जो टी पॉइंट है वो पी कॉस थीटा के लिए एक्सिस का काम करेगा। एक्सिस, तो सुनो मैंने क्या बोला आपका कि सर यहाँ पे हो गया माइनस क्यू, यहाँ पे हो गया आपका प्लस क्यू। ठीक है, और मैंने क्या जनरल पॉइंट पे कोई पी टी पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और ये ले लिया मैंने आर ले लिया। मैं क्या बोला सर? आपका पी होगा इस तरह से, बहुत सिंपल चीज है पी वेक्टर, ये सब चीज मैं पहले बता चुका था, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी वो चीज तो, पर जो छूट गया था वो देख रहे हैं। मैंने क्या बोला सर? पी कॉस थीटा हो जाएगा आपका इस तरफ, और पी साइन थीटा हो जाएगा आपका इस तरफ। तो जो टी पॉइंट है वो कहाँ पर है सर? टी पॉइंट यहाँ पर है। जो टी पॉइंट है आपका, टी पॉइंट मतलब, हाँ टी पॉइंट ये, जो ये टी पॉइंट है वो आपका पी कॉस थीटा के लिए कैसे काम कर रहा है? उसके लिए एक्सिस वाला काम कर रहा है। और जो टी पॉइंट है वो आपका इसके लिए कैसे काम कर रहा है? इसके लिए इक्वेटोरियल का पॉइंट काम कर रहा है। इक्वेटोरियल पे मैंने फॉर्मुला क्या बताया? इक्वेटोरियल के लिए आपका फॉर्मुला क्या निकल के आता है? के पी बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर निकल के आता है। इक्वेटोरियल के लिए क्या निकल के आता है? 0 आता है। लेकिन हम
केपी बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे केपी कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा ना इस बार डायपोल। हाँ सर, तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो अब इस पे अगर नेट की बात करते हो तो नेट भी कितना हो जाएगा, नेट भी अब ये तो निकल के आ जाएगा सर, एक की वजह से केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है, एक की वजह से 0 है, तो वी क्या निकल के आएगा नेट। इस बार कोई वेक्टर एडिशन मत कर देना गधेड़ों, ये वेक्टर वैसे भी वो होता है, स्केलर होता है। आंसर क्या निकल के आएगा आपका, जनरल पॉइंट पे ये निकल के आएगा। ठीक है, तो जब आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से डायग्राम दे देगा, थीटा दे देगा और बोलेगा यहाँ पे वी कितना है, तो वी आपको क्या निकल के आएगा, इस केस में यही निकलता जाएगा, आपको परपेंडिकुलर वाला लेना ही नहीं। बस ये कॉस थीटा बच्चे भूल जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि हर बच्चे को ये जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, जो पोटेंशियल ड्यू टू आपका डायपोल होता है एट एनी जनरल पॉइंट या एट एनी पॉइंट, ये समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब मतलब मान लो कि लगभग आपका डायपोल खत्म होने वाला है। ठीक है, बस कुछ कुछ और देखना है, वो फॉर्मूले जो देखने वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम डायपोल को पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम किसी डायपोल को रखें तो क्या काम करता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से आपका आएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के, और वो फॉर्मूला आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल और पिछले साल दोनों साल आपके इसके सवाल आए हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम डायपोल को रखते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारे उसके सवाल। तो सुनो, मान लो मैंने क्या किया, आपके पास में आपको एक प्रोवाइड करी मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अच्छा मेरे ख्याल से आवाज तो साफ साफ आ रही हो ना, ये शादी का जो पीछे ड्रम धमाका बज रहा है ये, इसके अलावा आवाज तो साफ आ ही रही होगी, आई होप सो। हाँ निखिल का तबीयत खराब है, यू कैन लीव द क्लास। आवाज आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी मैंने ये वाला माइक लगाया है। चलो, तो नहीं तो मैंने अब थोड़ा सा और पास कर लिया, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बहुत अच्छा सुनाई देगा। तो मैंने बोला कि डायपोल ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ आपके सामने। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। सुनना सुनना ध्यान सुनना, कोई काफी इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई, पूरी जिंदगी दुआएं दोगे सर ने क्या चीज पढ़ाई फोड़ दिया। ये मैंने क्या बना दिया आपके सामने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ई क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अब सुनना, मैंने क्या किया है, यहाँ पे आ गए पास में, पापा 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 पापा। अब सुनो, मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका एक डायपोल लिया, अड़क, एक डायपोल लिया और डायपोल को उठा के कैसे लाया मैं, और उसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, ऐसे उठा के रख दिया। ठीक है, ऐसे उठा के रख दिया मैंने डायपोल को, यो ना मानेंगे आज। मैंने यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे रख दिया आपका माइनस क्यू रख दिया। रख दिया प्लस क्यू, यहाँ पे रख दिया माइनस क्यू। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, प्लस क्यू रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया मैंने। ठीक है, अब सुनो, मैं एक बात करूं, मेरे कोई शोर नहीं आ रहा, मेरे कान फट रहे हैं, या मेरे बिल्कुल बच के निकल रहे हैं यहाँ से। वो नॉइस कैंसलेशन है इस माइक्रोफोन में या इसमें, नॉइस कैंसलेशन है, इसलिए आपको इतना ज्यादा सही सुनाई नहीं दे रहा होगा जितना ये है। फोर्स क्या होता है, क्या फोर्स के फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई होता है, राइट। अगर ये क्यू पॉजिटिव है होगा तो फोर्स की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। मतलब अगर मैंने यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे ऐसे आएगी। लेकिन अगर मैंने क्यू नेगेटिव हो गया तो फोर्स डायरेक्शन, अगर मैंने यहाँ माइनस क्यू रख दिया तो फोर्स डायरेक्शन क्या होती है, उल्टी होती है। ये बात तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को अब तक आ जानी चाहिए। अब सुनो, यहाँ पे वही वाला खेल होगा कि सर यहाँ प्लस क्यू रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट की तरफ है, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा, हाँ सर इस पे फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा सर, वो फोर्स लगेगा आपका राइट की तरफ लगेगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज है। इस पे लगेगा फोर्स इस तरफ, क्या वैल्यू होगी उसकी, क्यू ई होगी वैल्यू। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात बोल गए आप। ठीक है, सिमिलरली इस पे फोर्स कहाँ लगेगा सर, इस पे फोर्स लगेगा आपका इस तरफ। ठीक है, पीछे की तरफ लगेगा, क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज है, तो फोर्स की वैल्यू तो क्यू ई ही होगी, बस वो लगेगा कहाँ, पीछे की तरफ, डायरेक्शन उल्टी होगी, माइनस चार्ज है। ठीक है, समझ में आ गई एक बार। अब इसका मतलब समझो, मान लो कि तुम ऐसे खड़े हुए हो, ये बहुत सिंपल, मान लो ये पेन है तुम्हारे सामने और ये पेन इस तरह से रखा हुआ है। अब इस पे मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूँ ऐसे, तो क्या ये ऐसे घूमेगा, हाँ सर घूमेगा। सिमिलरली क्या होगा, क्या ये नीचे पे इधर फोर्स लगा, क्या ये ऐसे घूमेगा, हाँ सर ऐसे घूमेगा। अगर ये ऐसे होगा तो मतलब ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। और जहां बात आती है घूमने की, जहां बात आती है घूमने की, उसको हम किसके, उसको वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं आपका टॉर्क।
टॉपिक का नाम भी वही था, बस मैंने लिखा नहीं ताकि मैं आपको समझा सकूं। टॉर्क इन अ टॉर्क ऑन अ हमको पढ़ना ही क्या था, टॉर्क। मतलब मैं क्या कहता हूँ कि सर टॉर्क कितना लग रहा होगा आपका, आपका टॉर्क लग रहा होगा, और डायपोल पे आपको क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा। आप सुनो ध्यान से, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने तब माना ना जब मैंने ऐसे रखा हुआ है। अगर मान लो उसमें टेढ़ा रखा होता तो क्या होता, टेढ़ा रखने के बाद सर यही सब चीजें होती। चेक कर लेते हैं। मान लो मैंने डायपोल को थोड़ा सा टेढ़ा रखा होता है इस तरह से, ठीक है। हाँ सर रख दिया मान लीजिए। और वही सारी चीजें की होती कि मैंने यहाँ पे क्या रख दिया आपका, यहाँ पे रख दिया मैंने प्लस क्यू रख दिया, और यहाँ पे रख दिया आपको माइनस क्यू रख दिया। बट टेढ़ा रखो चाहे कैसा भी रखो, फोर्स तो अभी भी वैसे लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सर ऐसे लगेगा। और यहाँ पे भी कैसे लगेगा सर, यहाँ भी ऐसे लगेगा, लगेगा ऐसे। अभी तो क्या इसको ऐसे तो घुमा रहा है, हाँ सर घुमा तो ऐसे रहा है, ठीक है। अब सुनो आगे। अब मैं जानता हूँ हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ जानता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में। अच्छा ये डिस्टेंस मान लो ले लेता हूँ मैं, क्या ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एल, ठीक है। ये डिस्टेंस मैं लेता हूँ एल, और डिस्टेंस मैंने एल ले लिया, तो जो पी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिंपल वो क्यू इंटू एल हो जाएगी, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। अब मैं टॉर्क जब लिखता हूँ तो टॉर्क को मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ सर, टॉर्क इस केस में जो टॉर्क होगा, तो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल साइन थीटा। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, एफ इंटू एल साइन थीटा, हाँ सर ये हो जाएगा। अब तुम अगर इसको बड़े प्यार से देखो, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, एफ की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई हो जाएगी। किसी भी एक फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू ई है ना, यहाँ पे भी क्यू है तो ये भी तो क्यू ई होगा, हाँ सर क्यू हो जाएगा। तो एफ क्यू ई हो जाएगा इंटू एल साइन थीटा हो जाएगा, हाँ सर ये भी सही बात लिख दी आपने। अब सुनो आगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई एल साइन। अब थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ चीजें आ रही है क्या, तो सुनो। मैं क्या करता हूँ आपका, हाँ मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ Q को और L को साथ में रखता हूँ आपका, और इसको बचा हुआ क्या है L साइन थीटा, उसको अलग लिखता हूँ। या फिर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ, मैं Q लिखता हूँ और L साथ में रखता हूँ, और इस L कहाँ से आ गया, E आ गया ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आएगा E, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब सुनो, इसको मैं क्या लिखता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू, ये क्यू एल क्या है सर, ये तो पी है, ये तो पी है, ये क्या है, ये ई है, और साथ में क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब पी भी क्या होता है, वेक्टर होता है, ई भी क्या होता है, वेक्टर होता है। और साइन थीटा देख के मुझे कुछ फीलिंग आ रही है कि दो वेक्टरों के बीच में मल्टीप्लीकेशन। अब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच में, अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनके बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो मल्टीप्लीकेशन दो तरह के होते हैं। कैसे, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक दूसरा होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ए डॉट बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ए क्रॉस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा होता है। तो मैंने बोला सर क्योंकि पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, साइन देख के मुझे कुछ फीलिंग आ रही है कि सर ये कोई प्रोडक्ट है, और कौन सा प्रोडक्ट होगा वो बताएगा आपको ये साइन। साइन किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में, इसलिए टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और ये फॉर्मूला बनेगा आपका टॉर्क। तो टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों आपके सामने गरम गरम तैयार है, खा जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा कि टॉर्क, ये फॉर्मूला भी याद करना है आपको, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, फॉर्मूला आपके सामने होता है फॉर अ डायपोल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, पी क्रॉस ई, या फिर आपको पीई साइन थीटा का वैल्यू निकालनी है तो पी साइन थीटा से आप उसको निकाल सकते हो। आई होप कि ये वाली चीज हर बच्चे को बड़े आसान से शब्दों में, बड़े प्यार से शब्दों में समझ में अच्छे से आ गई होगी। आइए कि नहीं आइए, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो बचता है आखिरी टॉपिक है इसका, देखो तुम अगर जो तुमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने सबसे पहले आपका डायपोल की डेफिनेशन थी वो खत्म कर दी थी, ठीक है। देखो मैंने जब आप पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई आपकी बच्चों इस तरह से होनी चाहिए कि आप जब भी रिवीजन करने बैठो ना तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, एक एक टॉपिक का नाम पता होना चाहिए। जिस आप किस दिन कहोगे मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, आप क्या करो, आपको जिस दिन ये बताओगे ना मुझे क्या क्या पढ़ना है, उस टॉपिक में क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो मुझे पढ़ने हैं, और वो सारे पॉइंट्स आप कवर कर लो तो आपकी पढ़ाई चलेगी। मैंने क्या बोला, डायपोल मेरे को पढ़ना था, पढ़ लिया। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ना था, वो मैंने, वो डायरेक्शन वो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा था पढ़ेंगे, उसके 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल एक्सिस और आपका जनरल पॉइंट, ये पढ़ेंगे, तीनों पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हम कहा था पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके लिए भी 3 पॉइंट थे, तीनों हमने पढ़ लिए। उसके बाद मैंने क्या आपसे बोला था कि उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा है।
हमने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है तो हमने सर टॉर्क पढ़ लिया बीचों बीच में, अच्छी बात है पढ़ लिया तो, लेकिन इसका मतलब हम जब टॉर्क पढ़ नहीं रहे थे तो टॉर्क का फॉर्मूला थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है, इसका मतलब ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन हम इस टॉर्क के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्या करने में, पोटेंशियल एनर्जी निकालने में। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल निकालने में, वैसे हम टॉर्क का इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालने में। तो नेक्स्ट चीज आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट चीज हमको जो निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। अब वो देखना बहुत इजी तरीके से निकालूंगा, जो आपने पहले पढ़ रखा है ना उन्हीं चीजों को यूज करने वाला हूं, कोई भी नई चीज नहीं पढ़ रहा मैं यहाँ पे, कोई भी नई चीज नहीं पढ़ रहा, जो चीज पहले पढ़ी हुई उन्हीं को पढ़ रहा हूँ। आप सुनो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना है आपको, क्योंकि ये चीज क्लास 11th की और मुझे पता है काफी बच्चे इसको भूल गए होंगे, नहीं भूले हो तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए हो तो मैं बता ही रहा हूँ, छोड़ूंगा तो मैं कुछ भी नहीं। सुनो, वर्क जो होता है, ठीक है, आप में से हर बच्चा वर्क का फॉर्मूला तो क्या जानता है, एफ डॉट एस जानता है, हर बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है ये वर्क क्या होता है, एफ डॉट। पर बच्चों बस दिक्कत ये है कि जो वर्क होता है ना बच्चों, ये लीनियर वर्क होता है। लीनियर वर्क से सर आप क्या कहना चाहते हो कि सर जो फोर्स होता है वो बॉडी को स्ट्रेट लाइन में चलाने की कोशिश करता है, डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन में होता है, तो ये लीनियर होता है। अगर कल को बॉडी घूम रही हो, रोटेशन कर रही है, क्या उस टाइम बॉडी वर्क नहीं करती क्या? आंसर बच्चों उस टाइम पे बॉडी वर्क करती है। अगर बॉडी घूम रही है ना तो बॉडी उस टाइम पे भी वर्क करती है। तो सर उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला कुछ नहीं, जिस तरह चला कौन रहा है, फोर्स, घुमाता कौन है, टॉर्क। अच्छा, चलते टाइम पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो घूमते टाइम पे क्या होगा, वो होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो टी डॉट डी थीटा होता है, टी डॉट थीटा होता है, ये होता है आपका, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल वर्क। बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसी तो चीज नहीं है। अगर आपको कल को टॉर्क दिया हो, थीटा दिया हो, तो आप टॉर्क से जब आपको वर्क निकालना है तो आप इस तरह से निकालते हो, अगर आपको फोर्स से निकालना है तो आप इस तरह से निकालते हो, कुछ ना बोला हो तो आप यही मानते हो पहले वाला ही, ठीक है। तो सुनो, चलिए सर ये बात भी समझ आ गई, आपने अच्छी चीज बता दी। अब सुनो, अगर किसी बच्चे को डाउट हो सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो उसको मैं बताता हूँ शॉर्टकट के हिसाब से या फिर एक जुगाड़ के हिसाब से। वर्क को देखो, क्या वर्क हो गया आपका एफ इंटू एस, हाँ सर। क्या मैं एस को लिख सकता हूँ, जब मैं सर्कुलर मोशन करता हूँ तो ऐसे ऐसे हो गया ना, तो ये एस हो गया, तो एस इज इक्वल टू क्या मैं आर थीटा बोलता हूँ, तब तो पता होगा ना एस क्या हो गया, आर थीटा हो गया। अगर इसको मैं एस को क्या लिखता हूँ, आर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा। एफ इंटू आर क्या होता है सर, वो तो टॉर्क होता है, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया, अल्टीमेटली वर्क इज इक्वल टू टाउ थीटा, ये तो निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। तो नहीं पता तो इस तरीके से जुगाड़ से आप निकाल सकते हो। अब सुनो एक और चीज इसमें, मैंने बोला था ये तो तब होता है जब आपका फोर्स कांस्टेंट होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, लीनियर वर्क कैसे निकालते हो आप, इस तरह से निकालते हो ना, एफ डॉट डी एस करके निकालते हो, हाँ सर ऐसे निकालते हैं। और अगर उसी तरह आपको रोटेशनल वर्क निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, एफ की जगह पे टॉर्क रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया आपने, डी थीटा रख दिया। इस तरह से आप चीजों को रख सकते हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ये समझा गया मुझे, ये था क्लास 11th का ज्ञान। ये जो आपका वर्क वाला ज्ञान था ये क्लास 11th का वर्क पावर एनर्जी का ज्ञान था, तो यहाँ खत्म हो गया। अब इसका मैं यूज करूंगा। क्यों मैं यहाँ पे ये सब चीज बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों मैंने आपको जस्ट इससे पहले एक चीज पढ़ाई, इसका नाम है टॉर्क। मैंने कहा कि जब मैं किसी डायपोल को आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो वो घूमने की कोशिश करती है, तो उसका मतलब वहाँ पे टॉर्क आते हैं। और जब टॉर्क आते हैं तो यहाँ पे जो आप वर्क निकालने की कोशिश करोगे, क्यों मैं वर्क निकालने वाला हूँ, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू होता है। तो मुझे अगर डेल्टा यू या मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे उसके लिए वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क निकालने के लिए मुझे टॉर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हर चीज आपस में रिलेटेड है, अगर समझ पाओगे इस बात को तो बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। तो मैं सवाल में क्या करता हूँ, आपका वर्क निकालने की कोशिश करता हूँ। तो वर्क क्या हो जाएगा सर, वर्क हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इन केस ऑफ डायपोल क्या होता है, वो होता है आपका एफ इंटू, सॉरी एफ होता है आपका पीई साइन थीटा। मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ ना, पीई साइन थीटा कैसे सर, अभी पीछे लिखवाया नहीं याद हो तो, ये देखो ये पी क्रॉस ई होता है तो उसको मैं पी साइन थीटा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना कि पी साइन थीटा डी थीटा। लिमिट रख देंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक लिमिट रख देंगे, ठीक है। लिमिट रख देंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, चलो ये हो गया थीटा 1 से थीटा 2। अब सुनो, अब ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है, इस पे हम थोड़ी देर में कमेंट करेंगे, लेकिन पहले इसको हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब हर बच्चे को इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ना, उल्टा याद करो कैसे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन करते हुए यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा होता है। जैसे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। जब कॉस का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा निकल के आता है, ठीक है। तो वो वाली बात है, यहाँ पे क्या लिखा है,
ई और ई तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोली थी ना, तो यूनिफॉर्म पी और ई बाहर आ गए, अंदर क्या बचा आपका θ1 से θ2 तक साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। लिमिट पुट करोगे इसमें, फिर कहाँ से θ2 से θ1 से θ2 तक, जब से रखोगे तो वर्क क्या निकल के आ जाएगा सर, वर्क निकल के आ जाएगा मेरा पीई, वर्क निकल के आ जाएगा मेरा पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये निकल के क्या आ गया आपका, ये निकल के आ गया आपका वर्क। पर आपको वर्क नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी बात, बहुत बार बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। सर वर्क पता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो सर पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी du इज इक्वल टू क्या होती है, वो होती है माइनस वर्क डन लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस du, या फिर ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, मैं इसको बड़े फॉर्म में लिखता हूँ तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, क्या मैं डेल्टा यू को u2 माइनस u1 लिख सकता हूँ, हाँ से लिख सकते हो। वर्क का यहाँ पे क्या है सर, वर्क है पी कॉस थीटा 2 माइनस पी कॉस 2, तो यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ, तो पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये रख दिया, तो यहाँ से u2 माइनस u1 क्या निकल के आ गया बच्चों, इट विल कम आउट टू बी पीई, साइन ले जाऊं माइनस का अंदर, तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों ये तो क्या निकल के आया, ये तो चेंज इन पोटेंशियल निकल के आया है, मुझे चेंज इन पोटेंशियल थोड़ा निकालना था, मुझे तो क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, वही पुरानी वाली बात है। तो याद करो, मैंने आपको कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, आपको यूज करना पड़ता है रेफरेंस पॉइंट। याद आने वाली बात कि जब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो आप क्या यूज करते हो, रेफरेंस पॉइंट यूज करते हो। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है कि आप इनिशियल पॉइंट पर, रेफरेंस पॉइंट पे क्या होता है, आप इनिशियल पॉइंट पे यू क्या मान लेते हो, जीरो मान लेते हो। मतलब एट θ1, अब ये θ1 की वैल्यू क्या लेनी है, ये जीरो हो हमेशा जरूरी नहीं है, पर जो भी होगा यहाँ पर मैं u1 की वैल्यू क्या मान लूंगा, जीरो मान लूंगा। ठीक है, पर ये θ1 क्या होगा, इस पर ध्यान देते हैं, मैं लौट के जाता हूँ पिछले वाले डायग्राम पे। तो याद करो, जब मैंने आपके डायपोल को स्टार्टिंग में रखा था, इनिशियली जब रखा था, तो क्या मैंने उसको इस तरह रखा था, हाँ सर। उस टाइम पे P तो आपका कैसे था सर, P तो ऐसे था, और आपका E कैसे था सर, E तो ऐसे। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा सर 90 है। मतलब इनिशियली θ1 क्या था आपका, 90 था। इनिशियली θ1 क्या था आपका, 90 था। जब θ1 90 डिग्री है तो मैंने u1 की वैल्यू क्या ले ली आपकी, जीरो ले ली, रेफरेंस माना। तो और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं, जब आपका इस केस में थीटा क्या है सर, इस केस में थीटा थीटा है, इस केस में थीटा क्या है, थीटा है, तो यानी आप क्या होगा, θ2 इक्वल टू थीटा ले लूंगा मैं। उस केस में आप u निकाल लोगे, मैं बताऊं एट θ2 इज इक्वल टू थीटा, आप क्या लिखोगे, u2 को मैं मान लेता हूँ u। अब बस इन दोनों वैल्यू को ऊपर वाले चीज में, इन दोनों चीजों को ऊपर वाले में यूज करना है। तो जब मैं लिखता हूँ तो सुनो, तो मैं क्या लिखता हूँ, u2 को मैं लिख दूंगा सिंपल u, u1 को मैं लिख दूंगा जीरो, इज इक्वल टू p इंटू ई कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 90 बच्चा जानता है जीरो होता है, माइनस कॉस थीटा 2, तो इसको मैं लिख दूंगा सिंपल कॉस थीटा लिख दूंगा। तो फाइनली जो u का फॉर्मूला निकल के बच्चों आपके सामने प्रकट होगा, वो u क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। कुछ बच्चे इसको पी डॉट ई से भी याद कर सकते हैं, लेकिन माइनस से याद करते हैं। कुछ बच्चे इसको माइनस पी डॉट ई से भी याद कर सकते हैं, पर मेरा सुझाव होगा मत करना उससे याद, आप सिंपल इसको माइनस पी ई कॉस थीटा ही याद करो। ये सवाल इस साल आपके एग्जाम में आया भी था। आप इसको माइनस पी डॉट ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लिख सकते हो, पर आप इसको ऐसे ही याद करो, क्योंकि इस साल जो सवाल आया था ना, वो आपका आया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने पे। अगर आपको कल को बोले बताओ u2 माइनस u1 क्या होगा, तो आप सिंपल लिख देना सर, u2 की u क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा, तो आप लिखा ना माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस, फिर यहाँ पे माइनस पीई कॉस थीटा 1। तो फाइनली आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वापस से ना एक्चुअली में आपका cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ही आ जाएगा। तुम ध्यान दो तो ये ऊपर वाली चीज ही वापस निकल के आ जाएगी। तो तुम फॉर्मूला क्या याद रखो, ये वाला फॉर्मूला रखो। इस साल सवाल भी आया था, मुझे सवाल याद नहीं कौन सा सवाल था, पर इस साल सवाल भी आया था, आपको ये फॉर्मूला रटना है बच्चों।
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, माइनस पीई कोस्टा या माइनस पी डॉट ई भी याद कर सकते हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे कैसे दिए गए। मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप माइनस पीई कोस्टा ही याद रखो। आई होप कि हर बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब आखिरी और छोटी मोटी बात कर लेते हैं, आपका इस तरह का सवाल नहीं आता है, पर ये सवाल आईआईटी में एक बार आया था और किसी बच्चे से हिला नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हर बच्चे को पता होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कि जब आप बॉडी को डिस्टर्ब कर दो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो अगर वो लौट के वापस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी को डिस्टर्ब करो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और वो वापस लौट के ना आए अपनी पोजीशन पे, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक बात को मैंने बताया था कि जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होती है तो टीचर इसको इस तरह से इस डायग्राम से बताने की कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं देखो अगर बॉल यहाँ पे रखी है, इसको मैं यहाँ डिस्टर्ब करूंगा तो ये वापस लौट के आएगी तो स्टेबल है। अगर बॉल को मैं ऐसे रखता हूँ ऊपर पहाड़ी पे, तो बॉल को अगर यहाँ से धक्का देता हूँ तो ये आगे चली जाएगी, वापस लौट के नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कुछ वो बात जो नहीं बताते वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर ध्यान दो कि अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है तो जो सबसे नीचे रखा है ना, ठीक है, ये ए भगवान इंशा प्लीज, आपको पता होना चाहिए इंशा जी, आप सबके सामने मैसेज लिख रही हो, ठीक है, भूल जाती हो, प्राइवेट लिख दिया करो ऐसे मैसेज तो कम से कम। अब तुम यहाँ पे ये थोड़ा लिखोगे मैं आई गो टू, हे भगवान। तो सुनो, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है यार, कोई समझाओ इस बच्ची को। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि जब तो तुम देखते हो लोएस्ट पॉइंट पर, और लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है। नीचे नीचे है तो मिनिमम है ना, और आपका जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पे आपका यू क्या होता है, उस टाइम पे यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब जो सवाल आया था आईआईटी में वो क्या था, वो बोला गया था कि फाइंड द एंगल थीटा, फाइंड द एंगल थीटा एट विच dipole will be in stable and unstable equilibrium, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जिस बच्चे को, ये आईआईटी एडवांस में आया था सवाल शायद 3-4 साल पहले, जिस बच्चे को इस बात का ज्ञान है, क्योंकि ये क्लास 11th का ज्ञान है, ठीक है, जिस बच्चे को इस बात का ज्ञान है वो बड़े आराम से करेगा। कैसे करेगा सुनो, कि सर यू जो होता है वो होता है माइनस पीई कॉस्टा होता है, ठीक है, हाँ सर। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू मुझे कब मिलेगी, देखो यू नेगेटिव साइन के साथ लेना है, क्योंकि यू आपका स्केलर क्वांटिटी होता है तो आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना है। तो मिनिमम निकालने के लिए मेरा, अगर मैं कॉस थीटा को मैक्सिमम कर दूं, कॉस कॉस को अगर मैंने मैक्सिमम कर दिया तो ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगाने सामने, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यू की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, माइनस पीई होगी। अब वो कब आ रही है, जब कॉस थीटा की वैल्यू आपने क्या ले ली, आपने कॉस थीटा की वैल्यू को ले लिया आपने कॉस थीटा की वैल्यू को आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया। और कॉस थीटा की वैल्यू कब होती है 1, जब आप थीटा को क्या लेते हो, 0 लेते हो। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, कि सर आपका पहली बात, ये सवाल पूछा जाता है, ये हो जाएगी आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। और वो कहाँ मिलती है आपको, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। अब मैंने आपको क्या समझाया था, कि जहाँ पे आपका यू मिनिमम होता है वहां पे आपको क्या मिलता है, वहां मिलता है आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप ये बोल सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 0 पे डायपोल पे कैसा इक्विलिब्रियम होता है, डायपोल पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत प्यारा सवाल था, मतलब ये आईआईटी एडवांस में लायक था सवाल, और हार्ड नहीं था। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, सवाल हार्ड नहीं था। अनस्टेबल के बारे में बात करें तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सर मैक्सिमम कब हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जब हो जाएगी, 0 मत कर देना मैक्सिमम को, वो आपकी प्लस पीई हो जाएगी। प्लस पीई करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस पीई करने के लिए इसको, एक सेकंड, मुझे प्लस पीई करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, एक सेकंड, मुझे प्लस पी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं माइनस लिखा था तो मुझे यहाँ -1 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस पीई हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ये माइनस की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू निकल के, यानी आपने कॉस थीटा क्या रखा है, -1 रखा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपने जब -1 रखी होगी तब आपको मैक्सिमम मिला होगा पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी वैल्यू -1 कब आएगी, जब आपने थीटा को क्या लिया होगा, 180 डिग्री लिया होगा।
थीटा जब 180 डिग्री होता है तो उस टाइम पे cos थीटा की वैल्यू आपकी -1 होती है। तो तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोला सर जब आपका u जो होता है वो मैक्सिमम होता है और वो कहाँ पे हो रहा है, थीटा इज इक्वल 0 पे। तो इसका मतलब जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो उस केस में आपका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये सवाल जो आईआईटी एडवांस का था बिल्कुल हार्ड नहीं था। मैंने क्या कहा, आईआईटी एडवांस में कैसे सवाल आते हैं, वो क्या करता है क्लास 11 का टॉपिक उठाएगा, क्लास 12 का टॉपिक उठाएगा, क्लास 12 का टॉपिक हो गया, ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन कर देगा। क्लास 12 का टॉपिक उठाया, क्लास 11 का टॉपिक उठाया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, बन गया आपका सवाल इक्विलिब्रियम का सवाल, स्टेबल इक्विलिब्रियम का सवाल बन गया, और ये इसका आंसर होगा। इसके ऑप्शन कैसे मिल जाएंगे, 0 डिग्री मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अच्छा, वन आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी ऑन डाइपोल, तो कब जीरो होगी, सिंपल सी बात है सर, दो तरीके से। सर पीई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। तो अगर मुझे जीरो करना है तो मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दोगे तो टॉर्क नहीं लगेगा, तो पोटेंशियल का सवाल ही नहीं है। तो इसको जीरो करना होगा, तब आपका जीरो होगा। तो कॉस थीटा जीरो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको थीटा को 90 डिग्री रखना होगा, ठीक। तो इस तरह के सवाल बच्चों बच्चों वाले सवाल बनते हैं एग्जाम में। आपके सवाल ये आए हैं कई बार आए हैं और आते रहेंगे, ठीक है। मुझे याद है कि शायद इस बार मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा सवाल आया था, कि शायद मुझे सवाल को एक बार मैं अपनी तरफ से सवाल बनाई देता हूँ, शायद इस तरह का सवाल आया था। क्वेश्चन नहीं था, नीट में आया था ये सवाल, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा परफेक्टली सवाल क्या आया था, पर इस तरह का सवाल था कि एक डायपोल है, डायपोल टर्न्स बाय 45 डिग्री, ठीक है। इनिशियली it was at 0 degree with the electric field. Find the, एक सेकंड सही है, नहीं ये 60 डिग्री दिया था, डायपोल टर्न्स बाय 60 डिग्री, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन वही था ना, जिसको फॉर्मूला याद है वो उसके लिए इजी है, जिसको नहीं याद है तो उसको तो सुसु लगेगी। शाह जी, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सवाल है, फॉर्मूला याद है तो कर पाओगे। यू क्या होता है सर, वो होता है माइनस पीई कॉस थीटा होता है, ठीक है। बट अगर मैंने बोला कि अगर बच्चा बच्चा जानता है कि U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा यू, यही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसको जब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख पाओगे तो ऐसे लिखो, पीई लिखो, यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा आपका क्या, ये चेंज हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इनिशियली वो 0 डिग्री पे था, यानी थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 2 टर्न कितना कर गया, 60 डिग्री से, ठीक है। टर्न कितना कर गया वो आपका, 60 डिग्री से टर्न कर गया, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे थी थोड़ी सी चालाकी, यहाँ पे थी थोड़ी सी चालाकी, सुनो। तो मतलब पहले क्या था डायपोल आपका, यहाँ पे बच्चों से गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी वो सुन लो। कि पहले था आपका डायपोल ऐसे रखा हुआ था, 0 डिग्री का मतलब ये होता है ना, सेम लाइन में रखा हुआ था, हाँ सर। बाद में क्या हुआ, एक सेकंड को, पहले रखा हुआ था ऐसे आपके, ये आपका, ठीक है। बाद में क्या बोल रहा है कि वो टर्न कर गया, मतलब टर्न कर गया, तो उसने बताया नहीं किस डायरेक्शन में टर्न किया, किसी डायरेक्शन मान लो, इस डायरेक्शन में टर्न कर गया मान लो, तो वो ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो बाद में जो पी है ये हो गया। अब बात ये है कि इस तरह से था और बाद में पी ऐसे हो गया, तो एंगल कौन सा लोगे, एंगल ये वाला लोगे या ये वाला लोगे, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी एंगल लो, थीटा तुम्हारा 60 ही लेना, ठीक है। सवाल वो देखते, वो सवाल जब मैं कल मैं देख के आऊंगा सवाल तब करवाऊंगा, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। तो थीटा 2 क्या होगा, 60 डिग्री हो गया। बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, माइनस पी का माइनस पी रख दिया। कॉस जीरो कितना होता है सर, वो 1 होता है। कॉस थीटा 1 कितना होता है, तो कॉस थीटा 1 होता है आपका, सॉरी कॉस 60 कितना होता है, वो होता है 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस PE/2। इस तरह के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके नीट में कई बार पूछे गए, इस तरह के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन नीट में पूछे। समझ में आया है कि नहीं आया, जल्दी बता दो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान टॉपिक था ये डायपोल, बस बच्चों ने इसका एक हवा बना के रखा अपने मन में, ये सोच रहे कि भाई डायपोल पता नहीं क्या होता है। कुछ नहीं है, सिंपल एक प्लस प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे उल्टा लिख दिया। सर क्या उल्टा लिख दिया मैंने, आशीष जी मैंने क्या उल्टा लिख दिया, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ थैंक यू अर्षित। ये 1/2 होगा, ये 1 होगा, फिर प्लस आंसर आ जाएगा, सॉरी सही है, ठीक है, थैंक यू।
तो डायपोल, प्लीज डायपोल का जो मन से आपके डर है ना उसको भगा लो पहले। डायपोल हार्ड होता है, हार्ड होता है ये बोलना बंद करो। डायपोल कुछ नहीं है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, बस अब ऊपर नीचे डिस्टेंस रखे जा रहे हैं और चार्ज रखे जा रहे हैं, उससे आंसर निकाले जा रहे हैं। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए विदाउट एनी फेल। सोचना भी मतलब फॉर्मूले तुम्हें नहीं याद होंगे। तो मैं एक बार काम करता हूँ, फॉर्मूले याद कराने के लिए तुम्हें समराइज कर देता हूँ। तो सही बताओ ना, मैंने तुम्हें मुश्किल से आज 4 फॉर्मूले पढ़ाए हैं। पढ़ाने में चाहे उसमें मुझे 1.5 घंटा लग गया हो, ठीक है, लेकिन समझ में आने वाले चीजें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा डायपोल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखो वही 5 पॉइंट के हिसाब से मैं सबको आप करूंगा। डायपोल कुछ नहीं होता है, एक माइनस चार्ज होता है आपका, एक प्लस चार्ज होता है, ये होता है डायपोल खत्म, जिसके बीच में कोई डिस्टेंस होता है डी। ठीक है, उसके बाद आपका उसके बाद मैंने पढ़ा डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट पहले बात तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं, तो सर देखो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे आपका प्लस क्यू, और अगर इसके बीच का डिस्टेंस आपने डी लिया है तो इसकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू इंटू डी हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस, ये याद रखो करो। सर डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस, ये याद रखना हमेशा। तो इसकी पी वेक्टर ये हो जाएगा। तो दो चीज खत्म हो गई। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर, उसके बाद हमने पढ़ा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे पढ़ी थी, ठीक है, एक्सिस पे पढ़ी थी। उसका फॉर्मूला क्या था आपका, वो था आपका 2kp बाय आर क्यूब। वेक्टर साइन के साथ पढ़ना है तो इस तरह से लगाना है। दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एक, दूसरा क्या है आपका, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस के पी बाय आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था आपका, आपका जनरल पॉइंट था। जनरल याद करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। जनरल याद करने की कोई खास जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, उससे कोई मतलब आपका नहीं होगा। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। ठीक है, उसका फॉर्मूला मुझे याद है पर आपको याद नहीं होता। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, नेक्स्ट आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। पोटेंशियल भी आपको आवाज़ सही आ रही होगी। एक्चुअली माइक बंद हो गया तो चार्ज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमने पोटेंशियल पढ़ा। पोटेंशियल को भी आपने 3 जगह पढ़ा। ठीक है, एक एक्सिस पे निकल के आता है, एक्सिस पे निकल के आता है आपका के पी बाय आर स्क्वायर निकल के आता है। और दूसरा पढ़ा आपने इक्वेटोरियल पे, अच्छी बात है, इक्वेटोरियल पे क्या निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। और जनरल पॉइंट बताने मुझे बताने की जरूरत है नहीं, पर वो हमने पढ़ा है, उसको आप जाके एक बार वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसका सिंपल हमने टॉर्क पढ़ा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था आपका, टॉर्क का फॉर्मूला था आपका पी क्रॉस ई था, या फिर हम इसको पी ई साइन थीटा भी याद कर सकते हैं। लास्ट में हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी, तो यू होता है वो क्या होता है आपका माइनस, इसको पी डॉट ई भी याद कर सकते हो, या फिर आप याद कर सकते हो आपका जैसे टॉर्क है पी क्रॉस ई, यहाँ पे हो गया पी डॉट ई, बस माइनस में भूल जाना। तो इसको तो माइनस पी ई कॉस थीटा याद करना ज़्यादा अच्छा होता है। और डेल्टा यू हो जाएगा आपका माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। कोई भी क्वेश्चन से कर सकते हो। कभी गलती से वर्क पूछ ले, जो कि पूछा गया एक दो बार, तो वो माइनस डेल्टा यू होता है। तो इस बार मैंने आपको स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो स्टेबल कहाँ मिलता है आपको, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 90, थीटा क्या होता है आपका 0 डिग्री होता है। और अनस्टेबल कब मिलता है आपको, जब आपको थीटा होता है आपका 180 डिग्री। अगर बच्चों आपको ये पेज भी याद हो गया ना जो मैंने समराइज यहाँ पे लिखा है, अगर आपको ये पेज भी याद है, एक काम करो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड में ये सारी चीज खुद से लिखना, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे बच्चे। ठीक है, अगर आपको डायपोल के बारे में इतना भी ज्ञान है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और डायपोल के बारे में आपको इतना भी ज्ञान है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू फॉर नीट एग्जामिनेशन। आईआईटी में एडवांस में थोड़ा सा आगे ज़्यादा पूछ सकता है, पर इससे ज़्यादा आपका डायपोल में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इतनी गारंटी मेरी, अगर आपने ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए, मेरी गारंटी है डायपोल का एक क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, सामने सामने आपके मैंने सारा सारा समराइज कर दिया। डायपोल पढ़ने में चाहे हमको 2 घंटा लग गया हो, 1.5 घंटा लग गया हो, लेकिन समराइज में मुश्किल से हमको 5 मिनट में। इस तरह से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप कल को डायपोल पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो ना, तो समझ लो आपको डायपोल पढ़ने में आया, समझ में आया। अच्छा, कुछ बच्चों को इस बात में बड़ी दिक्कत हो रही थी कि रिवीजन कैसे करें। कुछ बच्चों को इस बात में बड़ी दिक्कत हो रही थी सर रिवीजन कैसे करना चाहिए, रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो सबसे बड़ी पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ने का तरीका है कि आज आप कंसेप्ट पढ़ो, सीखो, पढ़ो। वैसे तो पढ़ तो आप बहुत पहले ले हो, सीखा आपने नया कंसेप्ट सीखा, जैसे आज आपने डायपोल पढ़ा। ठीक है,
आज आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए कि जाते ही या तो आप नोट्स रिवाइज करो, या नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जाते ही आप जो समराइज है इसके स्क्रीनशॉट ले ली, अगर नोट्स है तो नोट्स रिवीजन करो, सबसे पहले नोट्स रिवीज करो। और इस नोट्स रिवीजन में ऐसा नहीं कि इसमें 1 घंटा लगा रहे हो, जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करो, हर प्रूफ को अपने हाथ से करो, जो भी प्रूफ मैंने कराया उस हर प्रूफ को अपने हाथ से करो, अच्छे से जितना अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद फिर आप जाओ क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मॉड्यूल ले सकते हो, आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, आप कहीं और से क्वेश्चन मिले आप ले सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आज ही लगाना है, मतलब आज मतलब कल तक, कल क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले आपके नोट्स भी रिवाइज होने चाहिए और आपके क्वेश्चन लग जाने चाहिए, और क्वेश्चन कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगने जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं लगाए भूल जाओगे। ठीक है, अगर इतना कर लिया आपके लिए सफिशियंट है। उसके बाद आप 10 दिन बाद लगभग रिविजन करो इसका वापस से, किसी भी टॉपिक का। मैं सिर्फ डायपो की बात नहीं कर रहा, डायपो को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए किसी भी टॉपिक के लिए होता है रिविजन को 10 दिन बाद लगभग आफ्टर 10 डेज। उसमें क्या करना है, उसमें आप क्वेश्चन ना भी लगाओ चलेगा, पर क्वेश्चन में ऐसा हुआ शायद आपसे सारे क्वेश्चन 10 में से आपके शायद 4 या 5 क्वेश्चन आपसे ना हुए हैं, तो उन पे आप टिक मार के रखो कि मेरे से उस टाइम पे नहीं होते या हो गए थे पर बड़ी मुश्किल से हुए थे। तो उस टाइम पे जो 4-5 क्वेश्चन है इन्हीं को आप वापस लगाओ। ठीक है, नोट्स रिवाइज करो वापस से, और इस बार नोट्स रिवाइज करने के बाद आप समरी नोट्स बनाओ इस तरह से, ताकि आपको पता रहे कि मैंने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़े थे। अगर उन सब टॉपिक्स पे आप लिख पा रहे हो ना अपनी तरफ से, मान लो कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। नहीं लिख पा रहे हो तो इसका मतलब आपने रिवीजन जो किया था पहले वाला, जो आपने पहले वाला नोट्स रिवीजन किया था उसमें थोड़ी सी कमी तो आपसे छूट गई थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए अब आप 10 दिन बाद फिर से रिवीजन कर लो। और मेरी गारंटी, अगर आपने ये कर लिया ना कि वापस से 4-5 सवाल लगा दिए, मेरी गारंटी जिंदगी में कभी आपसे डायपो का सवाल गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो मेरी मेरी बात मान लो। बाकी तो मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे तो वीडियो आप लोगों की पड़ी है, तो आप जो नोट्स रिवीजन वाला काम है ना ये सुबह करो। रिवीजन का काम हमेशा सुबह करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका माइंड होता है फ्रेश। रिवीजन करने वाला काम और क्वेश्चन करने वाला काम सुबह करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम माइंड होता है फ्रेश, और उस टाइम आपको चीज़ें जो भी पढ़ते हो ना बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, बहुत जल्दी ग्रैब करते हो, वो हमेशा के लिए याद भी हो जाती है। तो आई होप कि आज की क्लास सबको समझ में आई होगी, पढ़ने में थोड़ा बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, डायपोल समझ में भी आया होगा, अब डायपोल का जो डर है आपका वो दूर भी भागा होगा आपसे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।